गिटहब पहले तो ये है कि यार थोड़ा सा तो आइडिया दो कि किसी को पहले से आइडिया है कि नहीं है। ठीक है, कोई इनपुट दे दो, मतलब कि पहले किया है, सीखा है, कुछ समझा है, या बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है। सर बेसिकली तो हम ज़्यादातर तो स्क्रैच पे ही हैं मोस्टली। बस सिंपल ऑलराइट। आइडिया ये है कि गिट एक वो चीज़ है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना कोड सेव कर सकते हैं या और अपनी या कोड को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल लोगों से। हमारे पास फैसिलिटी होती है इसे प्राइवेट करें या पब्लिक हम्म, करें, ये सही है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिस तरह हम कर बिल्कुल है। सके तो उन अच्छा, कामों के लिए गिट यूज़ किया जाता है। या बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सही कहा। अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पहले तो एजेंडा डिस्कस कर लें कि हम कहाँ कहाँ से गुजरेंगे और फिर हमने क्या क्या बातें करनी है। ठीक है, पहले तो मैं मतलब थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा कि व्हाट इज़ इट। ठीक है, और जिसने अकाउंट वगैरह नहीं बनाया हुआ, क्योंकि ये वर्कशॉप बिल्कुल उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट लेना। ठीक है, तो क्रिएटिंग योर अकाउंट वाला पार्ट भी कर लेंगे। मैंने लिंक वैसे ईमेल पे आप लोग सबको कम्युनिकेट कर दिया था कि डाउनलोड कर लो, तो हमारे जो 4-5 मिनट डाउनलोड में लगेंगे ना और इंस्टॉल में, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी सा मेथड है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं है। और ना मतलब कोई इशू नहीं आएगा आपको ये डाउनलोड करते हुए और इंस्टॉल करते हुए भी, कोई आपको बस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, और उसके बाद मतलब मैं फिर आपको बेसिक कमांड्स बताऊंगा। ठीक है, अब असल मकसद इसका देखो, डेस्कटॉप पे भी आप गिटहब डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जिनको बहुत इश्यूज होते हैं ना, मतलब कि कोड नहीं लिखना है वो, बट आई वुड से कि अगर आप बेसिक कमांड्स कर लोगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि दिस वर्कशॉप इज़ अबाउट कि आप कुछ बेहतर चीज़ सीख के जाओ। तो बेहतर चीज़ ये है कि आप कमांड्स के थ्रू चीज़ें करें। ठीक है, उसके बाद फिर रेपो नहीं बनानी। ठीक है, कि किस तरह से रिपॉजिटरी बनाते हैं, किस तरह से चेंजेस पुश करेंगे उस पर हम, मतलब कि उस पर कोड आपने किस तरह अपलोड करना है, फिर हमने वापस उधर से कुछ लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपका फिर हम, और सबसे मज़े की चीज़ जो यूजली किसी भी गिटहब वर्कशॉप या वीडियो में आप नहीं देखोगे, वो ये है कि अपना वर्क शोकेस कैसे करना है। मतलब फर्स्ट करो, आपने चीज़ तो बना ली, कोई कोड तो बना लिया, लेकिन आप उसको HTML या रिएक्ट के थ्रू अप एंड रनिंग स्टेट पे गिटहब पे दिखा सकते हो। और ये लोग यूजली नहीं डिस्कस करते, हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी दुनिया की चीज़ में चले जाओ, आपने एक पब्लिक रिपोजिटरी बनाई हुई है, फ़र्ज़ करें आप किसी भी जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, किसी स्टार्टअप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपकी हर गिटहब रिपोजिटरी में कोई अप एंड रनिंग लिंक पड़ा हुआ है ना, मतलब एक लिंक खोल के क्लाइंट ये देख सके, मतलब उसको डाउनलोड करके रन ना करना पड़े, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता जिसने बहुत एप्लीकेशंस देखनी है। तो आप ये करो कि आप उसको वहीं पे लिंक को एक बना, गिटहब खुद एक लिंक जनरेट करता है और आप वहीं पे सारा कुछ शोकेस कर सकते हो कि यार ये मेरा काम है, ये मेरा फलां कोड है, इस तरह इसको डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है, तो हम उस पर भी आएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आज इंशाल्लाह सीख के जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट मी, मैं मोहम्मद कुमैल हूँ। आई एम फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, एंड आई एम परसुइंग कंप्यूटर साइंसेज। इट्स माय 5th सेमेस्टर, और राइट नाउ आई एम द DSC lead from NUST. I'm also a Microsoft Learn Student Ambassador. I'm also an AWS Educate Ambassador. And yes, I am an open source developer. I love to open source. मैं open source बहुत contributions वगैरह करता हूँ। मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा थोड़ी सी, बिल्कुल, और उसके बाद हम क्विक स्टार्ट लेंगे गिटहब पे। ठीक है, और वैसे मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। मर्न स्टैक है, विच कंसिस्ट ऑफ MongoDB, Express, React and Node.js। और AI पे मैंने बहुत काम किया, मेरी रिसेंट इंटर्नशिप AI रिसर्च पे थी। और उसके बाद मैं क्लाउड, यू कैन कॉल मी अ क्लाउड गाय एज वेल। मैं क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग और क्लाउड पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन आउटसाइड, मतलब मीटिंग के कभी मिलना हो, कोई बात पूछनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आई एम ऑलवेज रिस्पॉन्सिव। ओके, सो द प्रोग्राम्स आई मीन, DSC मैंने बता दिया। अच्छा, आई वर्क फॉर मिलेनियम फेलोशिप, इट वाज सोशल फेलोशिप प्रोजेक्ट पावर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट। मैंने लास्ट ईयर किया था, एंड ये बहुत मज़े की चीज़ है। तो गो, मतलब ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे मैंने किए तो एनीबडी कैन डू इट। अगर मेरे जैसा बंदा भी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। राइट नाउ आई एम मेंटोरिंग इन डब हैक्स। डब हैक्स एक माइक्रोसॉफ्ट पावर्ड इवेंट है जिसमें मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा इवेंट है, तो राइट नाउ आई एम डूइंग वर्क ओवर देयर एज वेल। ठीक है, एज यू नो माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर हूँ, AWS एजुकेट। एंड येस, आई स्टार्टेड माई ओपन सोर्स जर्नी एट स्टूडेंट कोड इन, वहाँ से किक स्टार्ट लिया था, और उसके बाद फिर ओपन सोर्स से मतलब दीवाना मैं, तो बहुत ज़्यादा काम शुरू कर दिया। सो फार दिस इज़ मी। और लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशॉप। अच्छा, वन थिंग इज अरसलान इज देयर एज वेल विद अस। ठीक है, एंड अरसलान इज द गिटहब कैंपस एम्बेसडर। जैसे ही उसका पार्ट आएगा ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट विद गिट। बेसिकली गिट क्या है? ठीक है, इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और हेल्प्स यू कीप ट्रैक चेंजेस ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कोड, एनीथिंग यू पुश ओवर देयर, यू कैन कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का रिकॉर्ड वहाँ पे सेव होता है, और सब, और मज़े की चीज़ है कि बहुत ऑप्टिमाइज, बहुत फास्ट है। मतलब ईमेल पे शेयर करना, जिप करना, इट्स नॉट लाइक वर्थ इट, और
प्रेफरेबल। इनफैक्ट जिप फाइल में बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे आओ या एक बड़े लेवल पे आओ तो आप उसको फीजिबल नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो यू हैव टू यूज समथिंग, और सोल्यूशन इसका ये निकाल रहा है कि गिट वालों ने बेसिकली एक जो टेक्नोलॉजी ये बनाई, और ये है कि अब हर बड़ा कॉर्पोरेट, एनी ऑर्गेनाइजेशन, टेक ए नेम, दे यूज गिट हब एंड गिट फॉर देयर रिमोट वर्क। मतलब आप दूर से किसी के लिए भी काम कर रहे हो ना, स्पेशली अब आप देखो पेंडेमिक वगैरह हुआ, अब जिसने भी काम करना है दे हैड टू यूज गिट, उसके अलावा उनका कोई चारा या कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो ये नहीं कर सकते तो वो उनका बहुत ज़्यादा काम मतलब कि बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, सो इट अलाउज यू टू कोलैबोरेट विद योर पीयर्स। ठीक है, ठीक है, इनेबल्स टू क्रिएट अ लोकल एंड रिमोट रिपोजिटरी। अच्छा, लोकल और रिमोट का फर्क है। लोकल इज समथिंग जो आपके अभी इस टाइम कंप्यूटर में है, ठीक है, मतलब कि आपने लोकली बनाई है। एक चीज़ है रिमोट जो गिट हब पे अपलोडेड है, तो दैट इज अ रिमोट रिपोजिटरी। और जो आप लोकली वैसे अपने काम के लिए बनाते हो, जो आप लोकल यूज करो, मतलब अब देखो उसका फायदा क्या है। रिमोट आप सिर्फ तब पुश कर जाओगे, इंटरनेट अक्सर होता है लोगों के पास इंटरनेट का इशू है, तो रिमोट पे आप तब पुश कर दो, लोकली सारा काम करो। जैसे ही आपके पास इंटरनेट आया, कोई इशू आया, मतलब कुछ नहीं है, सही 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 चल रहा है, आप रिमोट पे पुश कर दो। तो ये है कि वो फिर डेटाबेस में जो काइंड ऑफ डेटा हब कह लो, ठीक है, जो कोड का डेटा हब वहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे हो, किसी और बंदे को भेजो, वो उसको एक्सेस कर सकता है उस रिपोजिटरी को, कंसिडरिंग आपने कितने सिक्योरिटी उसमें वो लगाई हुई है। ओके, उसके बाद और ये जितने भी हैं ये इस तरह की और भी सर्विसेज हैं, मतलब गिट, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली एक कह लो ना कि एक जिसकी कम्युनिटी बन गई और सबसे स्केल हो गया, दैट इज़ गिट हब बेसिकली एंड गिट। ठीक है, ओके, कमिंग नेक्स्ट। अच्छा, गिट और गिट हब में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, सो गिट बेसिकली क्या है कि आप इसको इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर वगैरह में, ये इस तरह कह लो जैसे आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, जैसे नोट जेएस या पाइथन आप इंस्टॉल करते हो, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, इसको आप कमांड्स के थ्रू रन कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग योर कमांड सीएमडी। ठीक है, तो बेसिकली गिट इज दैट। ठीक है, कि और इसमें ब्रांचिंग मॉडल्स वगैरह होते हैं। अच्छा, गिट हब, हब इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे आप गिट से मतलब कि पुश की हुई चीज़ें, गिट से बनाई हुई चीज़ें ऊपर डाल सकते हो कि यार उस हब पे अपलोड हो जाए, उस हब पे सेव हो जाए। है, मतलब आप कोई भी चीज़ बनाई आपने, और आपने जो है ना उसको डेटाबेस में एक जगह पे स्टोर कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने कोई चीज़ बना के किसी फाइल फोल्डर में सेव कर दी, तो इट्स लाइक कि आपने ऑनलाइन किसी जगह पे सेव कर दिया। तो हब इज बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड एरिया जहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी गिट के जो भी कोड वगैरह है वो उधर सेव कर देते हो। ओके, अच्छा, वैसे तो मैंने फिर बता रहा हूँ कि कहा था कि इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर इन केस किसी ने इंस्टॉल नहीं किया तो ये लिंक्स हैं। अगर कोई लिनक्स डेबियन उबंटू यूज़ करता है, मतलब जो उबंटू फेमिलियर है, ये कमांड उसने डालनी है अपने सीएमडी टर्मिनल पे। ठीक है, जस्ट गो टू योर टर्मिनल, पुट दिस कमांड एंड यू गुड टू गो, गिट आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई रेड हैट यूज़ करता है, लिनक्स की एक रेड हैट फेडोरा फॉर्म है, तो वो ये कमांड है। ठीक है, मैक अगर कोई इस टाइम यूज़ कर रहा है तो जस्ट ओपन दिस लिंक। ठीक है, एंड यू गुड टू गो विद मैक में आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा। और विंडोज़ है, और विंडोज़ के लिए ये लिंक है। यूजुअली मेरे ख्याल कॉमन यूज़र विंडो होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द लिंक फॉर विंडोज़। तो अब मुझे ये बता दो कि किस किसने किया हुआ है, और आई कैन वेट फॉर सम पीपल के जिसका ना आई कैन वेट 1 to 2 minutes, 3 minutes हम लगाते हैं, 4 minutes के हम इसको इंस्टॉल कर लें। मैं आपको दिखाता भी हूँ। जस्ट अ मोमेंट, हम गए, लिंक खोला मैंने। फ्रॉम हेयर यू कैन डाउनलोड फॉर विंडोज़। आपने बस अपना देखना है कौन सा पीसी है, 32 बिट, 64 बिट। ठीक है, जस्ट क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया। सो वंस आई हैव डाउनलोडेड दिस, जस्ट वेट 2 to 3 minutes जब तक डाउनलोड होगा। और मैंने तो ऑलरेडी डाला हुआ है और चल रहा है मेरा। अच्छा, अब ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि वंस इट्स डाउनलोडेड एंड अप एंड रनिंग तो किस तरह की फॉर्म में ये शो होता है। जस्ट अ मोमेंट बिफोर। ठीक है, अब अगर आपने डाउनलोड कर लिया ना, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें, राइट क्लिक करोगे स्क्रीन पे कहीं भी, तो ये दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये चीज़ें, ये गेट बैश है, ये गेट जो है, ये चीज़ आपको लाजमी नज़र आनी चाहिए अगर सर मैं डाउनलोड कर। यस चीज़ सर बताओ तो। मैक में हमें किस सर मैक में हमें किस तरह पता चलेगा? मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। जस्ट अ मोमेंट, मैं दिखाता हूँ मैक में किस तरह डालते हैं। ठीक है, ओके सर, ये थैंक एक यू। और लिंक दिखाता हूँ। ये लिंक है, ये लिंक देख लो, ये मैंने स्लाइड पे एक सेकंड में स्लाइड दोबारा शो कराता हूँ। ठीक है, ये लो। अच्छा, ये देखो, अब ये है कि ये मैक लिंक है। ठीक है, अच्छा देखो, ये डाउनलोड भी हो गया मेरे पास। ये मैक लिंक है,
और ये मैंने वेबसाइट पे वैसे खोला है, अगर गूगल सिर्फ ये लिखोगे ना git scm/downloads, ठीक है, ओके सर। इस पे जाओगे, यस सर। सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि विंडोज से डालना है, मैक से डालना है, यूनिक्स से डालना है, लिनक्स से डालना है, जो ऑप्शन यूज करोगे सारी नजर आ जाएंगी। जस्ट वॉच दैट। ओके सर। जैसे मैक है ना, तो बस क्लिक ऑन दिस, आपको मैक की कुछ कमांड्स भी मिल जाएंगी, आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे ऑप्शन होगी इंस्टॉलर की, हाँ ये इंस्टॉलर है, तो डालोगे तो बाइनरी इंस्टॉलर के थ्रू आप इंस्टॉल कर लो। सो लेट्स सर वेट 2 to 4 मिनट्स, आराम से डाउनलोड करो, देखो, एक्सप्लोर करो, और देन आई विल कंटिन्यू अहेड, ठीक है। सर यस, इंस्टॉल कर लिया, और इसका ऑलराइट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे पास आएगा लाइक एज? बेसिकली नहीं, हम गेट डेस्कटॉप नहीं कर रहे, तो हमारे पास GUI नहीं आएगा। सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा तो अब पता किस तरह लगाना है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है। वन गेट इज अप एंड रनिंग बेसिकली इन योर डेस्कटॉप। स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी, राइट? इसको यस। राइट क्लिक करोगे स्क्रीन को, दो ये चीज़ें आ जाएंगी। ये दो चीज़ें आपको लाजमी शो होना शुरू हो जाएंगी अपने राइट क्लिक करने से, ठीक है। और मतलब गिट जो है आपके टोटली जो है ना इंस्टॉल हो गया। सर मैक में किस तरह पता चलेगा? मैं तो लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ और ऑप्शन शो हो रहे हैं मेरे पास। अच्छा, मैक मैक की ऑप्शंस, जस्ट अ मोमेंट, मैक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैक वाला बॉय, होल्ड इट हियर, मैं आपको जब तक बाकी इंस्टॉल करें ना, आई विल क्लियर अप योर क्वेरी, क्योंकि मैं रेगुलर मैक यूज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो ओके सर। आई कैन क्लियर अप योर क्वेरी, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी जस्ट अ मोमेंट। ओके सर। देखें, ओएस कोई भी हो, उसका शेल या कमांड लाइन आप खोलेंगे तो उससे भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जी भाई, कमांड लाइन मैंने खोल लिया, नेक्स्ट हम किस तरह करेंगे काम? कमांड लाइन खोल लिया तो सिंपल गिट लिखिए, गिट उसकी कमांड है। गिट लिखिए, गिट। गिट के आगे वर्जन लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। गिट। ओके, थैंक यू सो गिट मच। डैश डैश बढ़िया। ओके। आई होप दैट हेल्प्स, ठीक है। यस। नो। ठीक है, और तो कोई नहीं जिसको इशू है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये चलो, जिन ऑलराइट, लोगों को कमांड आगे लाइन है से इशू अब है वो डायरेक्टली इसका GUI वर्जन ये भी रहा। यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, आई हैव इंस्टॉल्ड। अच्छा, एक चीज़ नोट करो कि मैं कमांड लाइन सिखाऊंगा, उसकी वजह ये है कि जितना आप उसको डिटेल में समझोगे ना उतना मज़ा, मतलब GUI यूज़ करना तो बहुत ईजी है ना, मतलब वो कोई न्यूबी भी जब आपको कमांड लाइन चीज़ आती होगी तो फिर आपके लिए मसला नहीं है कि फिर आप उसको किस तरह से GUI में यूज़ कर सकते हो। तो कमांड लाइन इज़ द कोर, ठीक है। और इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, मैंने वर्कशॉप इसलिए रखी है कि हम कमांड्स बताएं, ठीक है, चीज़ें करें, एंड देन वी विल गो अहेड, ठीक है। सो अब जिसने गेट इंस्टॉल कर लिया है और जिसने गिटहब का अकाउंट नहीं बनाया, तो वो ये अकाउंट बना ले। ये लिंक है, मैं इधर दिखाता हूँ यहाँ पे, बस github.com पे जाना है, ठीक है। यहाँ अपना यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल के साइन अप कर लो, ठीक है। मैंने तो किया है बहुत इजी तरीके, जैसा नॉर्मली साइन अप होता है उसी तरह साइन अप करना है, ठीक है। मतलब जो भी यूनिक यूज़र नेम आप देखोगे, ठीक है, कोई यूनिक मिल गया आपको, ठीक है, इज़ गुड टू गो। आपने अपना ईमेल डालना है, उसके बाद पासवर्ड रखो अपना, और ये तो 2 से 4 मिनट आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर इन केस आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो बना लो, ताकि आगे की चीज़ें, क्योंकि हमें उसके लिए अकाउंट की बहुत ज़रूरत है, तो ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अगर अकाउंट, ओके, लेट्स वेट 2 मिनट्स, ठीक है, फ्रॉम नाउ। और जिसने अकाउंट नहीं बनाया बना लो इजीली, ठीक है। ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह वही सेम प्रोसीजर होगा, और बहुत इजीली अकाउंट बन जाएगा, कोई आपको चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर इशू आए अकाउंट बनाने में कोई ऑप्शन में तो मेरे से पूछो।
Virtual Microsoft Live statement para isso na code lab e chari tem sim. क्या Task. ऑलराइट, आई होप अकाउंट बना लिया। अगर किसी ने नहीं बनाया तो मुझे अनम्यूट करके बता दे ताकि हम आगे स्टार्ट करें। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो देन। ऑलराइट, ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास गेट इंस्टॉल हो चुका है अब तक, ठीक है। हमने गिटहब पे अपना अकाउंट भी बना लिया है, हमने कम्प्लीटली साइन अप कर लिया है यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट्स द कमांड लाइन गेम, ठीक है, एंड व्हाट डज इट सेज, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी एक फोल्डर बना लो अलग से, ठीक है। गेट कोई भी फोल्डर, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लो, ठीक है, और इस फोल्डर को ओपन कर लो बस, ठीक है। जस्ट ओपन दैट, कोई भी फोल्डर बना लो, ठीक है। और वंस यू हैव डन दैट, और उसके बाद की चीज़ें हम फिर स्टार्ट करते हैं। वंस फोल्डर बना लिया है, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है। अब जो लोग मैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो क्या करें, वो कमांड लाइन पे जाएं, और जो फोल्डर बनाया ना उस फोल्डर का पाथ ले लो, ठीक है, जो भी उस फोल्डर का पाथ है, ठीक है, उसको कॉपी करके कमांड लाइन पे सीडी करके पेस्ट करके उस पर रीडायरेक्ट कर लो, और हम वहीं से मतलब फिर आगे का काम कर सकते हैं। मतलब आप उस फोल्डर में आ जाओ बस कमांड लाइन के थ्रू। और दूसरी चीज़ ये है कि जो विंडोज़ पे है वो क्या करें, वो अगर उनका गेट इंस्टॉल्ड है, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, गेट बैश पे जाना है हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, गेट बैश हमारे पास एक चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हियर कम्स द फन पार्ट, ठीक है। अब ये है कि ये मेरा एक कमांड लाइन खुला है जो बेसिकली गेट डेडिकेटेड है, जिस पे गेट हम डायरेक्टली कमांड्स वगैरह रन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम डायरेक्ट CMD से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप टर्मिनल यूज़ करना चाहें विंडोज़ का, वो भी कर सकते हैं। सो मैं यूजली ये यूज़ करता हूँ, तो आई विल यूज़ दिस, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहली कमांड है, देखो, गेट इनिट। व्हाट गेट इनिट सेज, देखो कि हमने सबसे पहली कमांड यूज़ करनी है गेट इनिशियलाइज की, ठीक है। व्हाट बेसिकली इट विल डू कि इट विल इनिशियलाइज अ गेट रिपोजिटरी इन योर करंट फोल्डर। जो भी आपका ये वाला फोल्डर है करंट, यहाँ पे एक गेट रिपोजिटरी बन जाएगी। मतलब एक जैसे होता है ना, अगर आप नोड वगैरह पाइथन इंस्टॉल करो या नोड पे काम करो, तो नोड मॉड्यूल्स जब आप npm i करते हो, npm इंस्टॉल करते हो, तो नोड मॉड्यूल्स यहाँ डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। सारी एक फाइल, एक प्रोग्रामिंग फाइल कह लो, या एक वो स्क्रिप्टिंग फाइल जिससे गेट चल रहा है, आगे के काम हो रहे हैं, वो हो जाता है। तो व्हाट आई वुड डू ओवर गेट बैश इज जस्ट टू राइट गेट इनिट, ठीक है। एक रिपोजिटरी, ये देखो, एक एक फाइल है, हिडन फाइल है, वो यहाँ पे जनरेट हो गई है। अच्छा, इस फाइल के अंदर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसकी हमें जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे आज तक नहीं ज़रूरत पड़ी, ठीक है। एक स्क्रिप्टिंग फाइल है, गेट ऑलरेडी डील्स इट हिमसेल्फ, और हमें इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक फाइल इनिशियलाइज हो गई, इसको हमने ना छेड़ना है और ना कुछ करना है। व्हाट नाउ आई एम गोना डू बेसिकली इज़ कि यहाँ पे अब हम करेंगे, कोई एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ सादी, ठीक है। न्यू टेक्स्ट फाइल बनाई मैंने, ठीक है, और मैंने इसको खोला। अब मैंने टेक्स्ट फाइल खोल ली है, यहाँ पे मैं एक सादा सा डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, ठीक है। और एक और चीज़ डाल देते हैं इस पे, मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई और मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, और इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ लाइक इंडेक्स के नाम से। मैंने इसको एक बेसिकली HTML फाइल बनाया है। इट्स नॉट अ रेगुलर टेक्स्ट फाइल, इट्स बेसिकली एन HTML डॉक्यूमेंट, जो कि अगर आप इसको डबल क्लिक करो तो ये क्रोम पे इस तरह खुल जाएगा। तो बेसिकली क्रोम ब्राउजर्स पे ज़्यादातर HTML के थ्रू सारा डाटा एक्सचेंज होता है। सो जिस गेट के हमने एक फ़ाइल बनाई, न्यू नोटपैड, सेव एज किया .html करके, तो index.html की हमने सेव एज किया, एक फ़ाइल बन गई जो बेसिकली मैंने कोड लिखा, वो ट्रांसलेट होके एक जो HTML कोड है वो ट्रांसलेट हो गया इसमें, ठीक है। अब हमने एक इंडेक्स फाइल बना ली है। व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फाइल को जो है ना गिटहब पे ऐड करना है। एक लोकल रिपोजिटरी हम बना चुके हैं, जो गेट फोल्डर बना, हम एक लोकल रिपोजिटरी बना चुके हैं। व्हाट आई एम गोना डू नाउ कि हम इस लोकल में चेक करेंगे कि ये चीज़ चल रही है, क्या स्टेटस है, क्या मसले हैं।
अब एक कमांड है git status, ठीक है, हमने कमांड यूज की git status, ठीक है। अब git status क्या कह रहा है? git status बेसिकली चेक करता है कि हमारे वर्किंग ट्री में या डायरेक्टरी में इस टाइम क्या चीज़ हो रही है, क्या इश्यूज हैं, क्या हुआ है। अब हमने जब git status की कमांड लिखी यहाँ पे, अब हुआ क्या है, इट सेज कि आपके पास एक अनट्रैक्ड फाइल है index.html के नाम से, मतलब कि GitHub के उसमें ये लोकल रिपोजिटरी में ही फाइल हमने सेव नहीं की, इसको हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको GitHub के उसमें ऐड करना है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये फाइल अभी हम GitHub इसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि GitHub इसको ट्रैक ही नहीं कर पाया, उसको GitHub को पता ही नहीं इसका हमने क्या करना है या क्या इसका ताल्लुक है। सो व्हाट वी गोना डू नाउ इज यूज दिस कमांड विच सेज git add और कोई भी फाइल नेम आगे, ठीक है। मैं करता हूँ git add index.html जो हमारी फाइल का नाम था। अब क्या हुआ, अब नाउ राइट git status अगेन। अब कहता है कि ये गिट की इंडेक्स में ये चीज़ बेसिकली सेव हो गई है, लोकल रिपोजिटरी के इंडेक्स में ये चीज़ सेव हो गई है कि हमारे पास एक न्यू फाइल है हमारी रिपोजिटरी के अंदर, मतलब एक न्यू फाइल, एक नया कोड है जो ऐड हो गया है एक लोकल रिपोजिटरी के अंदर इसमें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फिर से बताता हूँ, हमने गेट स्टेटस से पहले चेक किया था कि हमारे पास फाइल है नहीं है, ठीक है, हमने मॉडिफाई किया, उसको पहले अनट्रैक थी। अब जब हमने उसको ऐड किया, गेट ऐड इंडेक्स और फाइल नेम आगे लिखा, तो हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई index.html में, ठीक है। और अब के हमने इसका स्टेटस चेक किया, वो फाइल ऐड होगी। अब हमने बड़ी मजे की चीज़ करनी है, अब हम पता है कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे कमांड गेट कमिट, ठीक है, और -m है कि हम उसमें मैसेज साथ ही जो हम लिख रहे हैं पुश करेंगे। और अब मैसेज है मेरा जैसे फर्स्ट कमिट, ये मेरा मैसेज है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, थोड़ी सी इस चीज़ को समझना है। वो ये है कि गेट तो ऑब्वियसली हम किसी भी कमांड रन करने से पहले गेट हमने यूज़ करना लाजमी है, हमें पता लग जाएगा कि ये गेट की कमांड है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कमिट। अब ये गेट की एग्जीक्यूशन कमांड है, ठीक है, कि हम इसको एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे। और नेक्स्ट थिंग है कि -m, हम मैसेज डायरेक्टली पुश करें, हम ये बता रहे हैं कि हम एक मैसेज पुश करने लगे हैं, तो हमने -m की कमांड यूज़ की है और आगे हम मैसेज डाल रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कमिट क्रिएट होगा, मतलब कि वो सेव हो रहा है गेट के अंदर एक कमिट, कि आपने बेसिकली एक चेंज किया और उस चेंज को आप फलां नाम से सेव कर रहे हो, ठीक है। और इसको फिर हम आगे की चीज़ें बताऊंगा कि पुश करेंगे तो फिर वहाँ पे आएगा, सारा कुछ चीज़ें डिस्प्ले होंगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इससे, गेट कमिट क्या करेगा कि जो आपके इंडेक्स में चीज़ अपडेट हुई है, ठीक है, ये नहीं, ये बेसिकली एक पूरा इंडेक्स है जिसमें ये ऐड हो गया है, ठीक है, मतलब एक स्टेजिंग एरिया है, ठीक है, एक स्टेजिंग एरिया जहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो गई हैं, एक लोकल डीबी कह लो या कुछ भी कह लो, वहाँ पे चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब हम क्या करने लगे हैं कि हम उसको कमिट करने लगे हैं एक मैसेज के, यार कि ये हमारा पहला कमिट है इस नाम से, कि हम ये करने लगे हैं। अब मैं इसको एंटर करूँगा, अब देखो सक्सेसफुली कमिट हो गया, ठीक है, और वो इंडेक्स में चीज़ चली गई, हमारे एक इंडेक्स एक स्टेजिंग एरिया जहाँ पे चली गई। अब अगर मैं दोबारा करूँ गेट कमिट, कहा कि नथिंग टू कमिट, मतलब पहले से ही जो भी आपकी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो कमिट में चली गई हैं, तो उसने यहाँ पे हमें दे दिया कि हमने कुछ नया मैसेज या कुछ चीज़ कमिट नहीं हो सकी, ठीक है, क्योंकि पहले से इंडेक्स में वो चीज़ अब चली गई है, जो लेटेस्ट चीज़ हम डाली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है, हम अपने जो गिटहब का अकाउंट बनाया है हम उस पर जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी गोना डू नाउ, कि हम एक यहाँ पे जाएंगे, गिटहब का हमने नया अकाउंट बनाया है, व्हाट वी गोना डू इज टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। हम एक न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे, यहाँ प्लस का साइन है, अगर आपने होम पे आओगे ना github.com/ आपने जो भी आपका यूज़र नेम है, और यहाँ पे या तो जाओ प्रोफाइल पे, आप योर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी आपके पास। और उसके बाद आपने यहाँ पे जानी है, ऑप्शन हो गया न्यू रिपोजिटरी की, बस आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है, टैप ऑन इट, न्यू रिपोजिटरी की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, एक नई रिपोजिटरी है, उसका हमने कोई नाम भी रखना है। अब हम रख देते हैं demo1, ठीक है, demo1 के नाम से अवेलेबल है, गुड टू गो, ठीक है। टेस्ट रेपो, रिपोजिटरी रेपो, वट एवर यू कॉल इट, पब्लिक रखनी है, ठीक है, ओपन रखनी है, टोटली कोई भी एक्सेस कर सकता है फिलहाल। और जस्ट क्रिएट ऑन द ग्रीन बटन, क्लिक ऑन द ग्रीन बटन एंड क्रिएट इट, ठीक है। कुछ भी नहीं और करना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ एक नाम दिया, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ऐड ज़रूरी नहीं है करना, कर दो कोई बात नहीं, ठीक है। तो और बस क्रिएट कर दो, ठीक है, वेट अंटिल इट्स क्रिएटेड। देखो क्रिएट होगी, हमारे पास एक रिमोट रिपोजिटरी, एक ऑनलाइन जगह पे एक रिपोजिटरी क्रिएट होगी है कि जहाँ पे अब हम चेंजेस ऐड कर सकते हैं, अब पुश कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ मज़े की, सो फार हमें ये चीज़ पता है कि
हमने एक चीज़ कमिट की है, लेकिन हमारी इस लोकल जगह को, ये जो भी एक अभी लोकल कंप्यूटर पे काम हो रहा है ना, इसको नहीं पता कि हमने किस रिपॉजिटरी को एक्सेस करना है, इसको नहीं पता, इसको इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमने किस रिपॉजिटरी पे जाना है। ठीक है, ये प्रोसीजर है। मैं स्लाइड्स बाद में भी शेयर कर दूंगा ताकि किसी को बाद में हेल्प चाहिए हो ना तो वो उससे ले ले। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अभी हियर कम्स द फन पार्ट। हमने क्या करना है, हमने अभी रिपॉजिटरी पे देखा एक कमांड दी हुई है कि पुश एंड एग्जिस्ट। हम एक तो आप न्यू बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे रिपॉजिटरी पे काम कर सकते हो, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हमने पहले से लोकल पे कुछ बनाया हुआ है, हम रिमोट मतलब यहाँ पे गिट हब पे अपलोड करने लगे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने किया ये कमांड यूज़ करनी है, बाकी कमांड छोड़ दो, ये कमांड हमने फिलहाल यूज़ करनी है जो इधर पड़ी हुई है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन ये वो लिंक है जो आपकी गिट का फिलहाल लिंक है, जो आपकी रिपॉजिटरी का एक कह लोगे गिट एक्सेस करने का लिंक है। अब हमने क्या किया, कॉपी किया इसको हमने, और हम वापस आते हैं इधर, पेस्ट करना है हमने इसको। ठीक है, अब फॉर विंडोज यूजर यू हैव टू प्रेस शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, शिफ्ट प्लस या शिफ्ट प्लस ओ जो नम लॉक के ऊपर होता है उस पर आप 0 को दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई और यूज़र है इशू आ रहा है तो जस्ट राइट क्लिक ऑन इट। ठीक है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे इजीली एक पेस्ट की ऑप्शन है। ठीक है, जस्ट पेस्ट इट। अब क्या हो रहा है, मैं ये कमांड बताता हूँ, गिट एज इट इज़, हमें पता है हम गिट की यूज़ करें क्योंकि हम गिट की कोई कमांड एक्सेस कर रहे हैं। रिमोट, ये रिमोट रिपॉजिटरी एक्सेस करने की कमांड है बेसिकली रिमोट, हम ऐड कर रहे हैं एक ओरिजिन। अब ये ओरिजिन है कि जो इस टाइम कंप्यूटर पे है। ठीक है, और ये वो है जो गिट की हमारी रिमोट आईडी, मतलब ये ओरिजिन वो है जो लोकल कंप्यूटर पे आपकी जो ये रिपॉजिटरी बनी है ना, ये ओरिजिन है आपका। हम क्या कर रहे हैं, गेट रिमोट ऐड फ्रॉम ओरिजिन टू दिस रिमोट रिपॉजिटरी जिसका हमने लिंक डाला। ठीक है, जस्ट प्रेस ऑन एंटर। अब कोई एरर रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली हमारे पास ऐड हो गई है कमांड, कोई हमारे पास एरर रिटर्न नहीं हुआ, मतलब कि हमारे पास इस टाइम रिमोट रिपॉजिटरी का एक्सेस, अब हम जो काम करेंगे हम रिमोट रिपॉजिटरी में डाल सकते हैं। गिटहब को, गिट को, लोकल कंप्यूटर को पता है कि हमने किस रिपॉजिटरी क्या काम करना है। ठीक है, नाउ कम्स द पुश कमांड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भाई ये जो हम यूआरएल लिंक है वो कहाँ से मिलेगा? ये मैं फिर बताता हूँ। आप रिपॉजिटरी पे आपने क्रिएट कर ली है, इफ यू रिपॉजिटरी क्रिएट की है ना, तो इस तरह की स्क्रीन शो हो रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, इस तरह की स्क्रीन शो हो रही है जी। अब इसकी स्क्रीन पे ना ये वाली जो कमांड है, ठीक है, ये वाली कमांड, पहले तो ये समझो कि इसका मतलब क्या है, फिर ये है कि ये तो हमेशा खुद लिख सकते हो, ये चीज़ बॉयलर प्लेट है, हमेशा ये लिंक चेंज होगा कि रिमोट लिंक पे हमने कौन सी रिपॉजिटरी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो वही बेसिक कमांड है जो हमें हमेशा यूज़ करनी है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ओरिजिन की जगह भी हम कुछ और भी लिख, या कोई भी नाम, अपनी लोकल रिपॉजिटरी को कोई भी नाम दे सकते हो, ओरिजिन की जगह लोकल दे दो, ओरिजिन की जगह मास्टर भी दे सकते हो, लेकिन मास्टर इस तरह ना दो क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग जेनेरिक्स है ना, मास्टर हम यूजली रिमोट रिपॉजिटरी के लिए नाम यूज़ करते हैं, तो ओरिजिन की जगह कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, so origin is बस just an representation of the local लोकल रिपॉजिटरी एग्जैक्टली, या कि हम लोकल से इसको हमने ये नाम दे दिया, बस इसको जो बस ज़ाहिर नाम तो देना है ना कि हमने किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, तो बस ये नाम दे दिया और ये रिमोट रिपॉजिटरी जो हमारा लिंक है वो कर दिया। अब यूजली अक्सर होता है कि आप कुछ इनिशियलाइज कर दो, मतलब अक्सर बिल्कुल इस तरह की रेपो यूजली नहीं बनती। ठीक है, तो आप उस सूरत में क्या करो, उस सूरत में आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमें ये कमांड आती है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की जगह कोई भी नाम हो, और आप उस रिपॉजिटरी का वो लिंक कॉपी करोगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर सकते हो कंट्रोल सी, या ये कॉपी करो एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, तो ये वही कमांड है बेसिकली जो गिटहब ने हमें वैसे ही हेल्प करने के लिए ना, जो भी न्यूज़, मैं इसलिए यहाँ पे वो कर रहा था कि जो न्यू भी है ना उसको थोड़ा सा यहाँ से हेल्प हो जाएगी, थोड़ा जल्दी इसको समझने में आसानी होगी कि अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले से उसको ऐड कर चुका हूँ, तो वो देखो अब उसने वहाँ पे एरर दिया है कि ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो मतलब कि वो कमांड दोबारा रन करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें एक दफ़ा रन करनी होती है बस, दैट्स इट। बस लाइफ टाइम में एक दफ़ा जो भी रिपॉजिटरी आपकी पड़ी है, एज सून एज ये गिट कमांड जो, ये गिट की जो फाइल है इसमें पता है इसको ये चीज़ कि क्या हो रही है, हमें ये बार बार कमांड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वंस कि हमने बस कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, बार बार इसको हमें डालने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करने लगे, हमने एक रिमोट रिपॉजिटरी कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
अब हम जो कनेक्ट तो कर दी, अब हमने जो चेंजेस हमने उसको पुश भी तो करने हैं। अभी ये टोटली ब्लैंक रिपोजिटरी है, इस पर कोई काम कोई चीज़ नहीं हो रही। अब हमने इस ब्लैंक रिपोजिटरी पे कुछ चेंजेस पुश करने हैं, कुछ जो हमारी लोकल फोल्डर है बेसिकली, इसको हमने इधर पुश करना है सारा, ठीक है। व्हाट वी गोना डू नाउ इसके हम कमांड डालेंगे गेट पुश। अच्छा फर्स्ट टाइम के लिए कमांड है ये, ठीक है, -u। जब भी आप पहला पुश कर रहे हो ना तो इस तरह से पुश करना है, ठीक है। ये कमांड -u यूज़ करनी है, ठीक है, प्रेफर होता है। डायरेक्ट पुश करोगे तो अक्सर इश्यूज आते हैं, कोई कंस्ट्रेंट्स के मसले आएंगे, तो डोंट यूज़ डायरेक्ट गेट पुश इन द फर्स्ट कमिट, ठीक है। तो यूज़ दिस गेट पुश -u और साथ आ जाएगा आपका ओरिजिन। मैंने जो लोकल रिपोजिटरी का नाम रखा वो। अब ये देखो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना, अब जैसे ही आपने कनेक्ट किया ना, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मास्टर ब्रांच है ना, ये वहाँ जाएगा। अब आपको वो लिंक डालने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिंक बार बार नहीं डालना। अब बस हमें पता है कि हमारी रिमोट रिपोजिटरी है, ठीक है। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच होती है, इस ब्रांच का नाम होता है मास्टर, ठीक है। तो ये हम ओरिजिन से मास्टर पुश कर देंगे, ठीक है। और पुश का काम ही यही है कि गिट का जो भी काम है ना, वो बस पुश कर दो, अपलोड कर दो उस पर, ठीक है। एज सून एज आई प्रेस एंटर, नाउ वॉच दिस व्हाट हैपेंस, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, कि पुश करके वो फाइल अपलोड कर रहा है, तो कभी कभी फाइल अपलोड करने में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। मैंने पुश कर दिया, ठीक है। अब नाउ वॉच क्या होता है। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 100% पुश होगी राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसने हर चीज़ प्रॉपरली कर ली, कोई इशू या कोई एरर रिपोर्ट उसने नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा सक्सेसफुली जो है ना रिमोट रिपोजिटरी पे, जो गिटहब की ये रिपोजिटरी है, उस पर चला गया, उस पर काम चला गया, ठीक है। अब नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज टू प्रेस F5, ठीक है। मतलब रिफ्रेश किया मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास जो फाइल हमने फोल्डर में बनाई थी वो अपलोड हो गई है यहाँ पे गिट रिपोजिटरी में, ठीक है। index.html फाइल बनाई थी, जो भी हमने उस पर लिखा था वो सारा रिपोजिटरी पे अपलोड हो गया है हमारा कोड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ तक, ठीक है। अब हमने कुछ चीज़ें डिफरेंट लिखनी है, कुछ मज़े की चीज़, ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, कमिंग बैक टू द स्लाइड, ठीक है। हमने इसी तरह पुश किया, ठीक है, कमांड एंट्री की, सक्सेस से एक रिटर्न हुआ और ये फाइल इस तरह से एक रिपोजिटरी बन गई। अब हम क्या करें, अब हमें ये भी देखना है कि हम अगर फर्ज करो कि हम एक काम करते हैं, अब हमने तो अभी ये किया था कि जो लोकली हमने चीज़ें चेंज की है ना, वो हमने रिमोट पे पुश कर दी। अब फर्ज करो मैं रिमोट पे कोई काम करूँ, अब लोकल कंप्यूटर को क्या पता रिमोट पे क्या काम हो रहा है। अब मैं एक रीडमी फाइल बना रहा हूँ बेसिकली, फिर से दिखाता हूँ, मैं एक रीडमी फाइल बना रहा हूँ। अब ये एक फाइल तो ऐड हो रही है ना कोड के साथ, तो रिपोजिटरी में कुछ अपडेट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रीडमी फाइल बनाई मैंने, ठीक है, टेस्ट रिपोजिटरी आफ्टर फर्स्ट कमिट, ठीक है। रीडमी फाइल बनाई उधर ही, ठीक है। अच्छा ये भी एक बहुत अच्छी गिटहब प्रैक्टिस है कि रीडमी फाइल हमेशा बनानी है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपका बंदा कोई काम देख रहा है तो रीडमी पता होना चाहिए कि आप रिपोजिटरी को किस तरह एक्सेस करके डाउनलोड करके कमांड्स किस तरह की रन होनी चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। मेक श्योर टू डू दैट एज वेल। कमिट न्यू फाइल, ठीक है। अब क्या हुआ, एक रीडमी फाइल बन गई गिटहब के ऊपर, और जिस पे ये चीज़ें शोकेस हो रही हैं, बाकायदा एक प्रॉपर रीडमी फाइल होती है। तो हर प्रोग्रामर, हर अच्छा प्रोग्रामर इसको ज़रूर यूज़ करेगा, हमेशा एक रीडमी फाइल बनाएगा एक गिटहब के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये चेंज मेरी लोकल रिपोजिटरी का तो है ही नहीं, मतलब कि ये जो मेरी रिपोजिटरी है इस पे तो ये चेंज है ही नहीं। अब क्या करूँ मैं, अब मैंने ये जो अपडेट मेरी रिमोट पे फर्ज करो ये किसी और ने किया है, ये मैं नहीं हूँ, मैंने किसी और को एक्सेस दिया हुआ था गिटहब का, ये उसने चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम इस चेंज को अपने कंप्यूटर में कैसे लाएं, ठीक है, जो हमारी रिपोजिटरी पहले से पड़ी हुई है उसमें कैसे लाएं, ठीक है। नोट दैट, उसके लिए हम क्या करने लगे हैं, वॉच दिस, गिट पुल की कमांड यूज करेंगे हम, ठीक है। व्हाट इट वुड बेसिकली डू चेंजेस, ठीक है, जो रिमोट रिपोजिटरी पे है ना पुल, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लोगे अपने लोकल पे, ठीक है। इट्स द अदर वे अराउंड, जस्ट गिट पुल लिखोगे और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कंसिडरिंग, कीप इन माइंड, आपके पास पहले से ये फोल्डर, पहले से एक रिपोजिटरी का गिट फाइल, उसी रिपोजिटरी की गिट फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका बैश खोलता हूँ वापस, ठीक है। मैं करूँगा गेट पुल कमांड, मैंने सिर्फ एंटर करना है, ठीक है। रिटर्न नहीं हुआ, उसने बताया कि फाइल चेंज हुई है एक सक्सेशन, ठीक है। कौन सी फाइल आई है, रीडमी आई है, ठीक है, सक्सेसफुली, कोई एरर रिटर्न नहीं हुआ। इसका मतलब ये, अब ये देखो हमारे पास एक रीडमी फाइल जो थी वो अब लोकल पे आ गई है, मतलब रिमोट पे डेटाबेस पे हमने कुछ चेंजेस किए रिमोट से ही, और वो अब हमें लोकल पे लाना था, तो हमने क्या किया, बहुत आसान सी सिंपल कमांड विच वॉज गेट पुल, ठीक है। अब वो पुल कर चुका है,
मैंने दोबारा पुल किया तो वो कहता है कि ऑलरेडी अप टू डेट है, तो देयर इज नथिंग यू हैव टू चेंज इन इट, ठीक है, वी आर गुड टू गो। अब यहाँ तक की चीज़ें हो गई जो कि सबसे क्रूशियल और बेसिक गिटहब कमांड्स थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है आगे का, इससे पहले एक कमांड में जरूर बताऊंगा गिटहब पेजेस से पहले, एक आखिरी कमांड जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूं, फिर हम गिटहब पेजेस पे आते हैं, ठीक है। और ये है कि अब फर्ज करो, अब मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया, ठीक है, ABC के नाम से फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने इसको खोला। अब इस फोल्डर में क्या हो रहा है, ये खाली फोल्डर है, इस फोल्डर को नहीं पता कि हमने पहले किस गिट पे काम, रिपोजिटरी पे काम किया हुआ है, क्या इश्यूज हैं या क्या हमने चीज़ें की हैं क्या नहीं की, ये बिल्कुल कम्प्लीटली फोल्डर इंडिपेंडेंट, इसको किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब ये इसका फ़ायदा क्या है, असल चीज़ वो ये है कि हम एक ऐसी चीज़ करने लगे हैं कि फ़र्ज़ करो अब आप किसी और कंप्यूटर पे हो, आप इंटरनेट कैफ़े पे बैठे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी की लैब पे बैठे हो, आप किसी और पर्सनल कंप्यूटर पे बैठे हो, या आप अपने ही कंप्यूटर के किसी और फोल्डर में हो, इट्स ऑलमोस्ट इट एक्ट्स लाइक सेम, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे आप क्या करने लगे हो, उसी तरह राइट क्लिक किया या जो भी आपका CMD से जाके गिट यूज़ कर लो, ठीक है, उस फोल्डर का बस पाथ डाल देना जो भी ये पाथ है, ठीक है, और पाथ में चले गए। अब क्या करना है, हम दोबारा से एक नया गिट बैश खोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी ये रिपोजिटरी है इसके कंटेंट मैं किसी और कंप्यूटर में, किसी नए कंप्यूटर में डाल रहा हूँ बेसिकली, फॉरगेट के इसमें पहले कोई रिपोजिटरी थी नहीं थी, बस एक नए कंप्यूटर है ये, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो सारा कोड है ना एज इट इज़ हमने किसी नए कंप्यूटर में डालना है, ठीक है। हम वो कैसे डालें, जस्ट कॉपी दिस, ठीक है, इस पे गए ड्रॉप डाउन, कॉपी दिस, वंस यू हैव कॉपीड वापस बैश पे गए, कमांड यूज़ करनी है गिट क्लोन। क्लोन क्या करता है कि रिमोट रिपोजिटरी है, किसी भी रिपोजिटरी का कोड वो डाउनलोड कर लेगा, कोई भी पब्लिक रिपोजिटरी है जो आप एक्सेस कर सकते हो उसका कोड डाउनलोड कर लेगा, दुनिया की कोई भी रिपोजिटरी जो पब्लिक, ज़्यादातर पब्लिक ही होती है, उसका कोड वो डायरेक्ट डाउनलोड कर लेगा। इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट द फाइल चेंजेस, ठीक है, ये देखो। अब इस फोल्डर ABC में उसने demo1 इस रिपोजिटरी के नाम से एक फोल्डर बनाया, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर उसके सारे कंटेंट्स जो है वो आ गए, रीडमी आ गया, index.html आ गया, और गिट फाइल जाहिर है वो जो रनिंग फाइल है, जो भी ऑपरेटिंग फाइल है वो आ गई साथ, ठीक है। मतलब गिट क्लोन का ये फायदा है कि आप कोई भी कंटेंट कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, जस्ट बाय क्लिक ऑफ वन कमांड गिट क्लोन आपने करना है और वो लिंक इंसर्ट करना है, एंटर करना है, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है, विद द कमांड, और आपकी कोई भी फाइल किसी भी जगह से आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग गिट क्लोन, ठीक है। और थ्योरेटिकल इसका फिर भी एनालिसिस देखना है तो यू कैन वॉच दिस कि व्हाट गिट क्लोन डज, कि इट क्लोन्स द रिपोजिटरी इन अ न्यू डायरेक्टरी, ठीक है, कोई भी एक नई डायरेक्टरी बनाएगा। अब देखो जैसे इसने एक डायरेक्टरी बनाई डेमो के नाम से, ठीक है, एक फोल्डर था उसके अंदर डेमो के नाम से डायरेक्टरी बनाई और उसमें सारे जो चीज़ें थी, उस कंटेंट थे वो इसमें आ गए, ठीक है। अब हमने ऑलमोस्ट किक स्टार्ट करने के लिए गिटहब सारी चीज़ें कर ली, आपने एक रिपोजिटरी बना ली है, यू हैव मेड फाइल, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी, देन यू हैव पुश्ड इट ऑन योर गिटहब, ठीक है। तो एक रिवीजन करेंगे क्विक, फिर मैं गिटहब पेजेस का बताऊंगा, एंड देन अरसलान विल एलैबोरेट यू मोर अबाउट गिटहब बेस्ट प्रैक्टिसेस और क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं, ठीक है। गिट इनिट किया था हमने सबसे पहले, ठीक है, हमने गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उसके अंदर सारी चीज़ें और चेंजेस ऑपरेट करेंगे। हमेशा इनिट फाइल कोई भी आप डेवलपमेंट करो वेब की, जैसे नोड.js पे करो, तो वो आपको हमेशा एक इनिशियलाइजेशन फाइल हमेशा बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद आपने अब जो भी एक नई फाइल बनाई, ठीक है, index.html के नाम से बनाई, ठीक है, आपने कुछ फोल्डर में चेंजेस किए बेसिकली डायरेक्टरी के अंदर, और फिर आपने गेट ऐड उस फाइल के नाम से। अच्छा, एक और बड़ा प्रो टिप है, फर्स्ट करो कि मैं करता हूँ, मैं वापस जिस फोल्डर्स पे जिस मैंने काम किया उस पे जाते हैं, ठीक है, ये अब इस पे मैं जो इसका गेट बैच था वो खोलता हूँ जो इसी फोल्डर का था। अब इधर मैं कोई नई फाइल डाल देता हूँ, जैसे नया स्टाइल डॉट, फिलहाल इसको रहने दो, हाँ यहाँ पे करते हैं हम चेंजेस, मैं कोई भी फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, कलर हम क्या कर देते हैं ब्लू, सेव एज मैंने किया .css, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया CSS फाइल। अब क्या हुआ, अब ये CSS फाइल क्रिएट होगी, इट्स नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, CSS फाइल, ठीक है। अब हम करने क्या लगे, समझने वाली चीज़ है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं पुरानी रिपोजिटरी में,
कुछ चेंजेस किए हैं लोकल के ऊपर। तो लोकल पे अगर आपको चेंज करें तो पहले तो देखो हमने पहले रिमोट पे तो कोई चेंज नहीं किया, विल प्रेस गेट पुल, ठीक है। उसने ये बताया वो रिटर्न करेगा, वो चेक करेगा कि रिमोट पर कोई काम नहीं हुआ। अब हमारे पास सारा अप टू डेट जो रिमोट का काम है वो अप टू डेट पड़ा हुआ है इस पर। अब हम क्या करेंगे, हम इसे यूज़ करेंगे गेट ऐड, ठीक है। इनिशियलाइज वाला काम यहाँ पे दोबारा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहले से इनिशियलाइज हुई हुई रिपॉजिटरी, तो यू डोंट हैव टू इनिशियलाइज इट अगेन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक सेकेंड थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूँ, ठीक है। ये हम अब कुछ चेंजेस किए हमने लोकल पे, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें इनिशियलाइज वाली कमांड नहीं जरूरत, अब हम ऐड कर रहे हैं। अब ये एक टिप है, ठीक है, यू जस्ट ऐड डॉट। अब इसका क्या मतलब है डॉट का, गेट ऐड के बाद डॉट। तो जितनी मर्जी फाइल्स ऐड हुई हो, जिस मर्जी में चेंजेस हुए हो, कुछ भी हुआ हो, जब हम डॉट वाली कमांड यूज़ करेंगे ना तो सारी फाइलों में वो चेक करेगा कि कहाँ कहाँ चेंज हुआ है और वो ऑटोमेटिकली वो डाल देगा। अब मैं दिखाता हूँ, गेट स्टेटस। बेसिकली एक नई फाइल ऐड हुई है, मतलब न्यू फाइल हो, किसी सेम फाइल में चेंजेस किए हो, सारे उसमें आ जाएंगे। गेट ऐड सारी चीज़ों का मतलब डॉट ये करेगा कि हर चीज़ ऐड हो जाएगी। अब हमने ऐड कर लिया, इसको हम कमिट करते हैं दोबारा, ठीक है। एक मैसेज डाला, रिवीजन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। कमिट किया हमने, मैसेज कर दिया, ये हमारा हो गया सेकंड कमिट, ठीक है। सेकंड कमिट हुआ, एंटर हुआ, चेंजेस सक्सेशन, ठीक है। अब हमें रिमोट ऐड वाली चीज़ें नहीं करनी क्योंकि ओरिजिन पहले से इस पर एक्सेसिबल है, वो हमें एक टाइम पे करना था सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, कमिट हुआ, कमिट के पास जस्ट डायरेक्टली गेट पुश, ठीक है। बस रिपॉजिटरी पे फेंक दो, चेंजेस किए, कमिट किए, मैसेज बनाया एक हमने बेसिकली कमिट का, और जस्ट पुश इट ओवर देयर, ठीक है। कोई और स्टेप नहीं। तो ये तीन चीज़ें फिर आपको, जब आपने कहा पहले इनिशियलाइज कर ली, हर चीज़ कर ली, बस यू हैव टू डू दिस बेसिकली, कि आप हमेशा उसको एक ऐड करोगे, ठीक है। आप उसमें जो भी चेंजेस की उसको ऐड किया, डॉट लगा दो, तो ये कि कोई भी चेंजेस किए हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कोई फाइल नेम लिखोगे, आगे फाइल नेम आ जाएगा, गेट ऐड के आगे कोई भी फाइल नेम लिख दो, ठीक है। गेट ऐड के आगे स्टैटिक लिख दो, तो मतलब अब जैसे देखो मैं आधा नाम लिखता हूँ, इंडेक्स मैंने लिखा और स्टैटिक लगा दो, तो index.html वो खुद ही फाइल के अंदर वो ऐड कर देगा उसको, ठीक है। तो स्टैटिक का ये मतलब होता है आगे जो मर्जी लिखा हुआ, इट वुड ऑटोमेटिकली ऐड। तो ये सारी कमांड्स है जो हम ऐड को मजे से यूज़ कर सकते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो यही होती है हमेशा, गेट ऐड, ठीक है। जस्ट ऐड डॉट, जो मर्जी चेंजेस हैं पुश हो जाएंगे। नाउ अब है कि हमने पुश कर लिया इसको, अब हमने जो पुश किया ना, हम अपडेट्स देखते हैं, वी विल रिफ्रेश इट, ठीक है। अब देखो एक स्टाइल की फाइल जो हमने लोकल में बनाई वो ऐड हो गई, ठीक है, एज ए CSS फाइल, ठीक है। अब हमारे पास एक रिपॉजिटरी तैयार है, ठीक है। इसमें हमने चेंजेस किए, हमने पुल किया, हमने रिमोट कंप्यूटर में किस तरह डालना है उसके लिए हमने गेट क्लोन वाली कमांड देखी कि यार हाउ टू क्लोन एंड स्टफ, ठीक है। हमने गेट पुल देखा और हमने पुश देखा कि हाउ टू पुश, ठीक है। बहुत आसान सा है कि हमने बस पुश करने हैं चेंजेस, ठीक है। ये वन टाइम है जब आप नई नई रिपॉजिटरी बना रहे हो, ये भी वन टाइम है जब नई नई बना रहे हो, ये यूजली यूज़ होगी, ठीक है। गिट स्टेटस बहुत यूज़ होता है कि हम चेक करें कितने अपडेट्स हुए कितने नहीं हुए, ठीक है। कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई कौन सी नहीं, वो स्टेटस हमेशा बताता है हमें, गिट स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद कमिट हमने मैसेज करना है, एक बताना है कि किस मैसेज के साथ। अब देखो कमिट का फ़ायदा क्या, अब वो ये बता रहा है कि ये एक फ़ाइल ऐड हुई, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें एक चेंज हुआ है ना, तो ये कि इसने बता दिया कि सेकंड कमिट के साथ ये चीज़ अपडेट हुई है। ये पहले चेंज के साथ अपडेट हुई थी तो ये फर्स्ट कमिट वाले मैसेज के साथ पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये देखो, तो कमिट के साथ जो हम मैसेज लिखते हैं वो यहाँ पे आ जाता है इस तरह। और प्रोग्रामर के लिए आसान होता है कि यार ये कब चेंज हुआ, किस तरह हुआ, किस डेट पे हुआ, कितनी देर पहले हुआ, सारी चीज़ों की आसानी में पता लग जाती है। तो क्लोन हमने बता दिया कि किस तरह रिमोटली करना है। अब एक आखिरी चीज़ जो बड़े मज़े की है ना, इज़ दैट शो केसिंग योर वर्क बेसिकली ओवर showcase your work over GitHub pages। बहुत मज़े की चीज़ है, बड़ी आसान है, लेकिन लोग यूजुअली बताते नहीं हैं, और सबसे अच्छी चीज़ और काम की यही है, ठीक है। अब मैं ये बताने लगा, तो अब बेसिकली है क्या ये, बस ये एक स्टैटिक होस्टिंग पेज होगा, एक स्टैटिक सा पेज होगा, इस पर आपका काम जो भी आपने कुछ किया ना वो इस पर शो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं पेज बनाने की, HTML CSS हो, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे बना सकते हो, ठीक है। किसी भी गिटहब रिपॉजिटरी पे जो चीज़ें पड़ी हो, कंस्ट्रेंट्स कुछ एक बनाने पड़ते हैं, एक बॉयलर प्लेट बनाना है, एंड देन वी कैन डू दैट, ठीक है। और आप इजीली इस डोमेन पे ना github.io के साथ वो आपकी अटैच हो जाएगी। कस्टम डोमेन, अपनी डोमेन पे भी इसको आप शोकेस कर सकते हो। फर्स्ट करो मेरे पास एक डोमेन है abc.com, तो मैं वो कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकता हूँ और वो पेज कस्टम डोमेन पे शो होगा, मतलब आप डोमेन पे डाल सकते हो चीज़ें फॉर फ्री, कोई चार्जेस नहीं ले रहा गिटहब आपसे, कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये फ्री है टोटली सर्विसेज। और ये है कि हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप HTML पे कर रहे हो ना तो आपने बस उस फाइल का नाम रखना है index.html। जब आप ये रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली गिटहब जो है इस फाइल को उठा के रीड कर लेगा और
मतलब उसको पता है कि मैंने पेस्ट करना है। तो ये एक शर्त है गिटहब की, index.html फाइल को रखना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी रिपोजिटरी में कहीं भी index.html पड़ी है तो हम उसका गिटहब पेज बना सकते हैं बहुत ईजीली। अब मैं वो दिखाता हूँ कैसे। आपने इसी रिपोजिटरी की सेटिंग में जाना है, जो ये रिपोजिटरी है इसकी सेटिंग में हम गए, ठीक है। हमारा मेन पेज खुला एक ऑप्शंस का, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे और चीज़ें हैं गिटहब की जो भी हैं, ठीक है। हमने आना है स्क्रॉल डाउन करना है until the GitHub pages वाला पार्ट occurs। यहाँ पे करना है, मैंने जो बताया था कि रिपोजिटरी जो हमारी मेन रिपोजिटरी वो मास्टर ब्रांच पे है, ठीक है। तो जस्ट सिलेक्ट दैट मास्टर ब्रांच, हम जिस पे काम कर रहे हैं अभी वो एक मास्टर ब्रांच है, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो सिलेक्ट दैट मास्टर ब्रांच, ठीक है। उसका रूट फोल्डर है, ठीक है। किसी अंदर तो नहीं पड़ी, मतलब वो पूछा है कि रूट के अंदर कहीं फलां किसी फोल्डर के अंदर जाके तो नहीं है, नहीं है। हमारा एक रूट फोल्डर है उसी पे पड़ी है। कुछ भी नहीं किया, हमने एक मास्टर ब्रांच चूज की, हमने रूट सेलेक्ट किया और जस्ट क्लिक ऑन सेव। वंस यू टैप ऑन सेव, ठीक है, रिफ्रेश हुआ। अब वापस नीचे उसने एक लिंक जनरेट कर दिया आपका वर्क शोकेस करने के लिए, ठीक है। अब इस लिंक पे क्लिक करना है हमने, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है 2-4 मिनट, ठीक है। एंड देन विल अपलोड सी वॉच दैट अगेन, कि जब तक वो शोकेस हो जाए, ठीक है। टिल देन वी कैन वेट और फिर देख लेंगे हम दोबारा। बस इसको सेव किया और गिटहब पेज पे डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी चीज़। बैक टू द रिपोजिटरी, इस कोड को हम यहाँ पे, अब देखो, अब ये है कि अगर अब जो भी बंदा आपकी रिपोजिटरी विजिट कर रहा है तो उसको हम यहाँ पे डाल भी सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट है ना, उस पर आप यहाँ पे लिंक डाल दो, ठीक है, एंड क्लिक ऑन सेव। तो ये है कि अब कोई भी रिपोजिटरी है ना, उसको पता है जहाँ पे जो कुछ काम हो रहा है आप यहाँ पे वो शोकेस कर सकते हो। ये देखो अब आ गया, ये देखो 2-4 मिनट लिए उसने अपलोड होने में, रन करने में। और अब देखो जो हमने index.html फाइल बनाई थी, दिखाता हूँ मैं, हमने जो ये फाइल बनाई थी, इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये फाइल हमने बनाई थी, अब वो गिटहब के ऊपर ये एक डोमेन के ऊपर अप एंड रनिंग है, ठीक है। रिमोटली किसी को भी लिंक भेजोगे उसको पता है कि यार वेबसाइट को इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं और इसको हम किस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गिटहब पेजेस, ठीक है। सो सबसे मज़े की चीज़ है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। और कोई भी चीज़ करो तो मेक श्योर करो तो उसको गिटहब पेज पे अपलोड करो rather than जस्ट अ रिपोजिटरी, क्योंकि रिपोजिटरी कोड डाउनलोड करके रन करके इतने लोग नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं अगर इस रिपोजिटरी के एक लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ इस रिपोजिटरी में अंदर क्या हो रहा है, दैट्स गुड टू गो फॉर मी। मेरे लिए काम टाइम भी कितना, 1 सेकंड लगा मुझे चेक करने में। तो ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट अरसलान वुड टेल यू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। टिल नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, ठीक है। अरसलान ओवर टू यू। कमल भाई, कुछ चीजें आपने सवाल था कि ब्रांचेस के जी लेवल जी, पे आपने कुछ ज्यादा नहीं बताया। ब्रांचेस बताना मेरे लिए इशू नहीं है, ब्रांचेस मैं बता सकता हूँ, लेकिन ब्रांचेस मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है और हमने बहुत सारी और चीज़ें देखनी है। तो कीपिंग द टाइम कंस्ट्रेंट्स इन माइंड, मैं एक और वर्कशॉप भी करा लूँगा, कोई इशू नहीं है। हम ब्रांचेस पे भी काम करेंगे, या ब्रांचेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड या अरसलान वुड एलैबोरेट यू मोर, और वो चीज़ आपको बहुत सारी बता देगा जो आपकी कवर हो जाएंगी उसमें भी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये अगर आप चैट का ऑप्शन ओपन कर दें तो कुछ रिसोर्सेज हैं मेरे पास भी, मैं शेयर कर सकता हूँ बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के साथ। हेलो एवरीवन, मुझे कोई बता दे मेरी ऑडियो ऑडिबल है? ऑडिबल है जी। अरसलान, ऑडिबल है। राइट। सो मुजम्मिल, असल में चैट का ये इशू है कि समहाउ जो मीट है, टीम्स है, उस पर कोई इशू आ गया है जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड है चैट। तो इस वजह से वो चैट नहीं हो सकती। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है जो कि मैं अभी बता देता हूँ, सो वहाँ पे आप शेयर कर दीजिएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। स्लाइड शेयर हो गई है? यस। राइट। सो मेरा जो टॉपिक है वो है गिटहब बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा है गिटहब की, जो कि हाईली इनकरेज और रिकमेंडेड है कि आप यूज़ करें, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे। एक फ़ायदा तो ये है कि जब कभी हैकाथॉन्स होते हैं तो वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि अगर आपने गिटहब बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ किए हैं तो आपको प्लस पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप वो हैकाथॉन विन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्री में यही प्रैक्टिसेस यूज़ होते हैं,
तो अगर आपको इन प्रैक्टिस का पता होगा तो आगे जाके आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ताकि जब भी आप किसी टीम के साथ काम करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी भी ओपन सोर्स पे काम करेंगे, तो आपको जब इन चीज़ों का पता होगा तो आपके लिए ईजी होगा उस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना। अरसलान, एक सेकंड मैं कट कर रहा हूँ बीच में। मुझे कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किए कि कुछ लोग बाद में आए थे, तो जस्ट सो यू नो, मैंने ये मीटिंग रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है। ये रिकॉर्डिंग आपको मीटिंग के बाद मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? अगर इन आपका कुछ ऊपर हो गया तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल, ठीक है? डोंट वरी। ओवर टू यू अरसलान। राइट। सिंस हमारे पास चैट का सेक्शन नहीं है, तो एक सोल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इनेबल कर दूँ इस स्लाइड पे। तो ये जो आपको ऊपर लिंक शो हो रहा है, यहाँ पे आप जाके आपका जो भी क्वेश्चन है आप पोस्ट कर सकते हैं। और अभी किसी ने रिसोर्सेज की बात की थी, तो जो भी आपके रिसोर्सेज है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर दे, तो एट द एंड वो मैं यहीं पे आपके सबके साथ शेयर कर दूँगा स्क्रीन शेयर पे। तो मैं कुछ तो जैसे ही मैं स्लाइड्स पे ज़्यादा जाऊँगा, मैं जो चीज़ें बताता जाऊँगा, उसके साथ साथ आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो मुझे यहाँ पे शो होंगे मेरे पास, तो वो भी मैं साथ ही साथ फैसिलिटेट करते जाऊँगा। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अरसलान है एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। मैं इस अभी जूनियर हूँ, मतलब विच मीन्स आई एम इन 5th सेमेस्टर एंड मैं MLH फेलो हूँ। सो MLH एक कम्युनिटी है जिसका अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था समर में, विच इज़ कॉल्ड MLH फेलोशिप, जो कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पे है, जिसका एक गूगल समर ऑफ कोड। इसके अलावा आई एम गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है और इंटरेस्ट है वो वेब टेक्नोलॉजीज़ पे है। सो मोस्टली आई वर्क विद Munstack, React एंड Node.js, एंड मैं DSc लीड हूँ फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, और इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर भी हूँ। अगर किसी को कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो जितनी भी मेरी सोशल मीडिया है, लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, गिटहब, सब जगह पे मेरा एक ही यूज़र नेम है, दैट इज़ खटक डेव। और मेरी जो अपना जो मेरा पोर्टफोलियो है वो भी खटक.dev के नाम से है। सो सीधे चलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। सो सबसे फर्स्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है कि डोंट एवर पुश टू मास्टर। सो मास्टर आपके साथ एक ब्रांच होती है जो कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। इसका मैं अभी इन फ्यू सेकंड्स में आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि वो क्या होगी। लेकिन आपके पास एक ब्रांच होती है जब भी आप कोई रिपॉजिटरी बनाते हैं। अभी आपने नोटिस भी किया होगा, जब कमैग आपको पुश करना सिखा रहा था तो वहाँ पे एक नाम दिया था मास्टर का, और मास्टर ब्रांच का जिक्र हुआ था। सो जो फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने कभी भी मास्टर ब्रांच में कोई भी कोड अपलोड नहीं करना, कोई भी कोड आपने मास्टर ब्रांच में नहीं भेजना। और इसकी वजह यह है कि मास्टर ब्रांच जो है वो सबसे सेफ ब्रांच होता है, सबसे सिक्योर ब्रांच होता है। और अगर आप मास्टर ब्रांच पे सीधा कोई कोड भेज देते हैं जिसमें कोई बग हो या कोई इशू हो जो प्रोडक्शन पे आपके पास ख़राब हो सकता है कोड, तो जितने लोग होंगे, जितनी टीम मेंबर्स होंगे, उन्होंने आपकी तरफ ही फिंगर्स उठानी है। सो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप जाते हैं, आप जब भी आपके पास एक कोड होता है, आप उसको आपने कमिट कर दिया, जब आपने पुश करना होता है, सो आप एक न्यू ब्रांच बनाते हैं। उस न्यू ब्रांच में आपने जब भी कोई फीचर ऐड करना होता है, जब भी कोई बग रिजॉल्व करना होता है, आप एक न्यू ब्रांच बना देते हैं। वहाँ पे आपने वो कोड कमिट कर देते हैं, चेंजेस करके कमिट कर देते हैं। उसके बाद वो एक न्यू ब्रांच में आप अपलोड कर देते हैं। सो इस तरह होता है कि जिस तरह गेट पुश मास्टर होता है, तो मास्टर की जगह आप उस ब्रांच का नाम दे देते हैं जिस ब्रांच में आपने अपलोड करना होता है। वो किस तरह होता है, कैसे एग्जैक्टली किस तरह होता है, वो इस सेशन के स्कोप से बाहर है। सो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आप एक न्यू ब्रांच में आप अपना कोड अपलोड कर देते हैं, पुश कर देते हैं, जैसी सेम है जिस तरह आप मास्टर में करते हैं, उस तरह जैसे आपने उस मास्टर की बजाय उस ब्रांच का नाम देना होता है। और उस ब्रांच के जब आप नाम दे देते हैं, तो वो कोड जो होता है वो आपके पास एक न्यू ब्रांच में चला जाता है। ये इस तरह है कि जैसे आपके पास एक मेन फोल्डर है और साथ ही आपके पास एक दूसरा फोल्डर भी बन जाता है जिसमें एक अपडेटेड कोड है। सो जो मेन फोल्डर है वो मास्टर ब्रांच है, और जो दूसरा फोल्डर है वो आपके पास अभी जो आपने कोड पुश किया होगा वो कोड होगा। अब इससे फ़ायदा ये है कि आपके पास मास्टर ब्रांच भी है, आपके पास एक न्यू ब्रांच भी है। उस न्यू ब्रांच में आपके पास एक न्यू कोड है,
और उसके बाद जो प्रीवियस ब्रांच है, जो मास्टर ब्रांच है, उसके पास उसमें आपके पास सेव कोड है और पुराना कोड है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने एक पुल रिक्वेस्ट बनानी होती है। उस पुल रिक्वेस्ट पे आपके पास जो टीम होती है वो उसको चेक करती है, और उस चेक के बाद जब वो सब कुछ सेटिस्फाई हो जाता है, जब सब कुछ देख लेते हैं कि जो आपकी सीनियर्स होते हैं वो देख रहे कि सब कुछ ठीक है, जो चेंजेस किए ठीक है, उसके बाद वो अप्रूव कर देते हैं और उसके बाद वो मास्टर में शो होती है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली किस तरह होता है। सो जस्ट अ सेकेंड। मेरा ब्राउज़र सबके पास विजिबल है? कोई मुझे जवाब दे दें। नहीं। नो। स्लाइड अभी भी नहीं, स्लाइड शो हो विजिबल रही है? नहीं। हाँ जी, स्लाइड शो हो रही है। मैं भी शेयर स्लाइड शेयर शो राइट। अब ठीक है? ये भी आ गया। ऑलराइट। सो जब भी आप किसी ब्रांच में पुश कर देते हैं तो आप फिर जब गिटहब पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि आप उस ब्रांच को उसकी एक पुल रिक्वेस्ट बना देते हैं। वैसे अगर वो ऑप्शन ना आए तो आप यहाँ पे जब आप कोई ब्रांच आपने कोई अपलोड कर दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये एक रिपॉजिटरी है जिसमें यहाँ पे ये ब्रांचेस दिए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने ये आपकी रिपॉजिटरी है, आपने यहाँ पे कोई ब्रांच अपलोड कर दी, आपने जाना है पुल रिक्वेस्ट पे, वहाँ पे आपने जाना है न्यू पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप जब एक पुल रिक्वेस्ट बना देते हैं। सो अगेन वो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं और एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन जब आप पुल रिक्वेस्ट बना देते हैं तो आपके पास एक न्यू पुल रिक्वेस्ट आ जाती है, और उस पुल रिक्वेस्ट को आपके जितनी भी टीम मेंबर्स हैं वो चेक कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये एक पुल रिक्वेस्ट है, इसको जिस किसी ने भी पुश किया है उसके बाद इस कोड के जो मेंटेनर है उसने अप्रूव किया दीज चेंजेस, और ये साथ ही वो मर्ज हो चुकी है। तो इससे ये हुआ है कि उसने जिस किसी ने भी ये सो ये एक यूज़र नेम है, इस बंदे ने ये चेंजेस किए, उसने एक न्यू ब्रांच बनाई है और उस ब्रांच में उसने ये कोड पुश किया रिमोट पे। उसके बाद इस रिपॉजिटरी की मेंटेनर ने उसको चेक किया कि वो सब कुछ ठीक है। जब वो ठीक हो गया तो उसने मर्ज कर दिया। सो मर्ज होने के बाद वो चीज़ आ गई है मास्टर ब्रांच पे। सो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है मास्टर ब्रांच पे आने का, जो कि आपने हमेशा फॉलो करना है। अगर आप सीधे ही मास्टर ब्रांच पे पुश कर देंगे, उससे मसला ये होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्स्ट्रा कंसोल लगाया हो या कोई डिबगर लगाया हो, तो वो चीज़ उस प्रोडक्शन में भी आ जाएगी। सो मोस्टली केसेस में होता है कि आपके पास जो भी आपके पास रिपॉजिटरीज है उसमें गिटहब एक्शंस यूज़ हुए हैं, या कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है। सो वो चीज़ डिप्लॉय होकर प्रोडक्शन में भी चली जाती है, जिस चीज़ को आपने हमेशा अवॉइड करना है। Just give me a second. I will be back in 2 minutes. मीनवाइल मैं कुछ चीज़ें बाकी सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिन लोगों को ये बिकॉज ये लोग ब्रांचेस के बारे में बता रहे थे, तो अगर आपको ब्रांचेस के बारे में मोर विजुअली रिप्रेजेंटेशन से उसको सीखना है, और एक बहुत अच्छी साइट है जहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन से और एक डेमो सेटअप के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं ब्रांचिंग को। मैं इनकी स्लाइड पे भी पेस्ट कर रहा हूँ लिंक, learngitbranching.js.org ये साइट है, इस पे आप जाके कर सकते हैं। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, जी बिल्कुल ये आपको सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है lab.github.com। So GitHub also provides all the resources for learning step by step, from starting from basic till the advanced level,
going towards Git rebase and Git merge, Git branching, Git repo adding, all those things. तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ lab.github.com. So अगर किसी को वो भी कंटिन्यू करना है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल लर्न करनी है तो ये भी एक बहुत अच्छा लिंक है. थैंक यू. प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू मुज़म्मिल फॉर शेयरिंग दीज रिसोर्सेज. अच्छा, इसके साथ किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप कहाँ पर शेयर करते हैं, तो वो आपको ईमेल भेज दी जाएगी, तो आप वहाँ से फिर चेक कर सकते हैं. और उसी के साथ उसी पार्टिसिपेंट का एक दूसरा क्वेश्चन था जिसकी मुझे ठीक से समझ नहीं आई, तो काइंडली आप उसको रिफ्रेश करके फिर से लिख दीजिएगा. अच्छा, तो ये था एक फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस कि आपने कभी भी जो आपका कोड है वो मास्टर ब्रांच पे अपलोड नहीं करना, पुश नहीं करना, वो आपने किसी दूसरी रिपॉजिटरी में भेजना है. पूरी रिक्वेस्ट बनानी है, उस रिक्वेस्ट को जब अप्रूव किया जाएगा तो उसके बाद आपने वो मर्ज कर देना है मास्टर ब्रांच के साथ. तो इससे ये होगा कि आपका कोड हमेशा सेव होगा. नेक्स्ट है कि डिस्कस इट ऑन गिटहब इशूज़. सो जब भी आपके पास कोई इशू आता है तो गिटहब में एक टैब होता है इश्यूज़ का, जिसमें आप वो इश्यूज़ ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कोई नया फीचर ऐड करना है या कोई बग आया हुआ है तो वो चीज़ आप वहाँ पे ऐड कर देते हैं. सो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उस इशू पे जो भी डिस्कशन होती है वो आप उसी इश्यूज़ पे ही रखें. सो फॉर एग्जांपल अगर एक बग आ गया है, उसको अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने सीनियर के साथ मैंने डिस्कस करना है, या किसी मैंने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो मैंने उस ओपन सोर्स मेंटेनर के साथ डिस्कस करना है, तो मैं जाके स्लैक पे उसके साथ सब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ. मेरा कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा, मुझे तो समझ आ जाएगी. लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आ गया, उसको वो चीज़ समझनी है, उसको वो जितना डिस्कशन हुआ है वो उसको भी करनी है, तो वो फिर जाके उस स्लैक पे फिर जाके उस मेंटेनर से फिर से वही डिस्कशन करेगा, तो दो बंदों की डिस्कशन हो गई. उससे बेहतर ये है कि जो भी डिस्कशन है आप उसी इशू की टैब में जाके नीचे आप कमेंट कर दें और उसी वहीं पे आप डिस्कशन स्टार्ट कर दें. सो आपके पास जो ये एक स्क्रीनशॉट है Next.js का जो रिपॉजिटरी है, उसमें ये इश्यूज़ आप देख सकते हैं. 528 इश्यूज़ ओपन है. सो जब आप इस इश्यूज़ पे आते हैं तो वहाँ पे आपके पास जितनी इश्यूज़ हैं वो सब शो होते हैं. तो ये एक इशू है जहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं 103 कमेंट्स यहाँ पे हुए हैं. सो जो भी आपके पास इशू होता है तो उस पर बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उस इशू पे जाके वहीं पे आप कमेंट्स करें. तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इश्यूज़ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ मोस्ट कमेंटेड, तो यहाँ पे ये वही इशू है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट दिया था. अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल अब इस इशू का मुझे कोई आइडिया नहीं है. सो मैं इन जितने भी कमेंट्स हुए हैं इन सब को देख सकता हूँ और मुझे कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है. और जिस किसी ने भी कोई रिसर्च की हो, वो उसने ऐड किया हो, तो उस सब को मैं देखूंगा तो मुझे कोई ना कोई आइडिया हो जाएगा. और मे बी ये हो सकता है कि उस आइडिया के बेस पे मुझे इसका सोल्यूशन भी पता चल जाए और उस सोल्यूशन के बाद मैं उसका पूरी रिक्वेस्ट बना के इसको फिक्स भी कर दूँ. सो ये एक दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने जो भी डिस्कशन करनी है, बजाय इसके कि आप उसको ईमेल करें मेंटेनर को या फिर उसकी स्लैक कम्युनिटी या डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जाके प्राइवेट कन्वर्सेशन करें, उससे बेहतर ये है कि आप सीधा इश्यूज़ की टैब पे जाएं और इश्यूज़ के नीचे ही कमेंट्स में आप अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर दें. इससे जितने लोग होंगे, जितने मेंटेनर्स होंगे, जितने कंट्रीब्यूटर्स होंगे, उन सबको फ़ायदा होगा. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ये है कि यूज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स. सो कुछ APIs इस तरह होती है कि जिसमें आपके पास एक टोकन्स होते हैं या कीज़ होती है. फॉर एग्जांपल फायरबेस API की अगर हम बात करें तो फायरबेस API एक इस तरह की API है कि जिसमें आपने कुछ हद तक तो आपके पास फ्री रिसोर्सेज होते हैं, उसके बाद आपको पेड का रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. उसके बाद जो रिसोर्सेज आपने यूज़ करने हैं वो अपने पैसों पे करने होते हैं. सो वो फायरबेस जो है आप हर एक बंदे को एक सीक्रेट टोकन दे देता है. वो टोकन जो है हर एक यूज़र का सीक्रेट होता है. वो आपको यू आर नॉट सपोज टू शेयर दैट विद एनीवन एल्स. सो अगर आप चूँकि गिटहब पे आपका जो कोड होता है वो पब्लिक होता है, तो अगर आप वो टोकन आप उसमें यूज़ करें डायरेक्टली, तो आपको ये इशू होगा कि जब आपका कोड पुश हो जाएगा तो कोई भी जाके उस कोड में जाके वो देख सकता है कि ये वाला इशू है.
तो उसके बजाय ये बेहतर है कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक Node.js की API है जिसका मकसद ये है कि वो मैसेजेस भेजें यूज़र्स को। तो उसको मैं एक दूसरी थर्ड पार्टी API में यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फेमस Node.js का पैकेज है SendGrid, एक सर्विसेज है जो कि आपको मैसेजेस या ईमेल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो वो जो सर्विसेज है वो इस तरह होती है कि आपको एक प्राइवेट सीक्रेट टोकन दे देता है, सीक्रेट API की दे देता है जो कि आपने यूज़ करनी होती है, लेकिन वो आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करनी होती है। अगर आपने वो किसी और के साथ शेयर कर दी तो रिसोर्सेज आपकी यूज़ होंगे, फ़ायदा उसको होगा, वो आपका टोकन उठा के अपने वेबसाइट पे अपने पैकेजेस पे यूज़ कर सकता है, रिसोर्सेज आपके ज़ाया होंगे और फ़ायदा उस बंदे का होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपके पास है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को जब आपने यूज़ करना है तो आपने जाना है सेटिंग्स पे। उस सेटिंग्स के बाद आपने आ जाना है सीक्रेट्स पे। तो सेटिंग पे जब आप आएंगे आपके साथ साइड पे एक लिस्ट आ जाएगी, इसका मैं अभी प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ कुछ सेकंड्स में। सो सेटिंग में जाके सीक्रेट्स में जाना है और यहाँ पे आपने वो कीज़ ऐड कर देनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एक अपना npm पैकेज है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट उठाया। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक की ऐड हुई है जो कि npm_auth_token के नाम से। सो ये जिस ब्रांच में ऐड हुई है, जिस रिपॉजिटरी में ऐड हुई है, अगर उस रिपॉजिटरी को मैं यूज़ करना चाहूँ और मैं इस टोकन को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा env.npm_auth_token, मतलब उसका जो नाम होगा उसको मैं env डॉट लगा के उसको एक्सेस कर दूँगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई न्यू बनाना चाहता हूँ, न्यू टोकन, तो मैं किसी रिपॉजिटरी में जाता हूँ अपने, अब ये एक रिपॉजिटरी है जो कि ओपन सोर्स है और ये एक npm पैकेज है फॉर MongoDB। अगर मैं इसमें सेटिंग में चला जाता हूँ और सीक्रेट्स में आ जाता हूँ तो ये वही जो अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था वो चीज़ है। तो अगर मैं कोई एक न्यू API यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं आप यहाँ पे उसका नेम लिख सकता हूँ और उसके बाद एक मैं कोई भी उसका जो भी टोकन होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो अब मैं उसको ऐड कर दूँगा तो ये जो उसकी वैल्यू थी जो कि मैंने एक रैंडम से डिजिट्स टाइप किए थे वो हमेशा के लिए हाइड हो गई, वो कभी भी किसी को भी शो नहीं होगी। अब मैं अगर उनको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं ये secret_token_key को यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे कोड में यूज़ करना होगा तो गोकर जो आपके पास गोकर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप एक्सेस करते हैं env का मतलब होता है इन्वायरमेंट Node.js में, और डॉट लगा के उसका नाम। सो जब आप env.secret_token_key यूज़ करेंगे तो वो जो भी अभी मैंने रैंडम नंबर्स दिए थे वो उस चीज़ को टारगेट करेगा। तो ये एक दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आपके पास सीक्रेट API है या सीक्रेट टोकन्स है तो उसको आपने हमेशा सीक्रेट्स में ही रखना है ताकि वो किसी और के लिए विजिबल ना हो। तीसरा जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने जो भी पुल रिक्वेस्ट आप बनाते हैं उसको आपने हमेशा इश्यूज़ के साथ लिंक्ड करना है। सो पुल रिक्वेस्ट जो होते हैं उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है साइड पे कि आप उसको जो इश्यूज़ होते हैं, ओपन इश्यूज़ होते हैं, उस पर आप उसका नाम दे दे कि ये वाला इशू है, उसका फिक्स जो है वो ये वाला रिक्वेस्ट है। सो पुल रिक्वेस्ट में आपके पास हमेशा कोड होता है, इश्यूज़ में आपके पास उस मसले की होती है। सो फॉर एग्जांपल आपने कोई इशू बना दिया और उसके बाद आप जाते हैं उसका एक पुल रिक्वेस्ट बना देते हैं। सो पुल रिक्वेस्ट तो आपने बना दिया, वो मर्ज भी हो गया फॉर एग्जांपल, लेकिन वो इशू वहाँ पे तब भी होगा। अब मुझे कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंटेनर हूँ उस प्रोजेक्ट का, आपने एक पुल रिक्वेस्ट भेज दी किसी एक इशू का, अब मैं वहाँ पे देख लिया मैंने, ठीक है मर्ज हो गया, आपने एक्सप्लेनेशन भी दी दी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो किस इशू का था, तो अब वो इशू अभी भी ओपन होगा हालांकि उसका जो फिक्स था वो आ चुका है। तो उसके लिए या तो आपने मैनुअली वहाँ पे देना होगा कि ये वाली उस एक्सप्लेनेशन में भेजते हैं, उसके कमेंट में अपने डिस्क्रिप्शन में आपने ऐड करना है कि ये जो पुल रिक्वेस्ट है ये इस इशू का है और उसका आपने लिंक दे देना है। लेकिन उससे जो बेहतर अप्रोच है वो ये है कि गिटहब के अपना जो GUI है
उसी में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि लिंक्ड इशू, तो उस इश्यूज़ में जाके आपने जस्ट उस इशू का नाम दे देना है जिससे वो इशू लिंक्ड हो जाता है। सो ये एक नेक्स्ट जेएस की एक पुल रिक्वेस्ट है जो मैंने बनाई थी, जो कि एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप की एग्जांपल थी जो उसमें मैंने ऐड की थी। सो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट है डिस्क्रिप्शन में, उससे ऊपर लिखा है क्लोजेस और फिर एक छोटा सा नंबर है। सो ये जो नंबर है ये मैंने एक उस इशू का दिया हुआ है। इशू का, हर एक इशू का एक नंबर होता है। अगर आप किसी इशू को ओपन करते हैं तो ऊपर आप github.com/ जो भी लिंक होता है वहाँ पे होता है /issues/ उसके बाद एक नंबर होता है। वो जो नंबर होता है वो यूनिक होता है और वो हर इशू का अपना होता है। सो ये जो भी ये नंबर था ये इस इशू का था जिसका मैंने पूरी रिक्वेस्ट बनाई थी। सो इशू ये था कि मेंटेनर ने कहा था कि एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप की एक एग्जांपल भी होनी चाहिए जो कि जो भी Next.js यूज़ कर रहा है तो उसको वो यूज़ कर सके इस एग्जांपल को, ताकि उसकी जो प्रोडक्शन हो वो मैक्सिमम हो, उसको स्टार्टिंग से वो चीज़ें ना इंस्टॉल करनी पड़े। सो वो मैंने कोड ऐड किया, मैंने पुश किया अपनी ब्रांच में, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्लोजेस और फिर वो नंबर। सो इससे ये फ़ायदा है कि जब भी ये कोड मर्ज होगा तो इससे ऑटोमेटिकली वो जो इशू है वो भी क्लोज हो जाएगा। सो मेंटेनर को ये नहीं करना होगा कि वो यहाँ पे आएगा, इसको मर्ज करेगा और फिर वो जाएगा इशू ढूंढेगा और इशू में उसको क्लोज कर देगा। सो बेस्ट प्रैक्टिस इसकी दूसरी ये है कि आप इस जो भी आप कोई रिक्वेस्ट बनाते हैं उसको आप हमेशा उस इशू के साथ लिंक करें, ताकि जब भी दोनों जो है तो वो आपस में सिंक हो। और अगर आपको उस कोड से फिर इशू पे जाना हो, क्योंकि इशू में हमेशा इशू की एक्सप्लेनेशन होती है और जो पुल रिक्वेस्ट है उसमें आपने जो कोड लिखा होता है उसके बारे में डिस्कशन होती है और उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो अगर आपने उसका इशू समझना हो तो आप जाके सीधा यहीं से जाके आप सीधा उस इशू पे जा सकते हैं। और एक दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल मैंने ये पुल रिक्वेस्ट ऐड कर दी और मैंने यहाँ पे ये भी ऐड कर दिया क्लोजेस और साथ में ये नंबर, किसी और ने भी यही ऐड कर दी और उसने भी उसको गेट कर दिया, तो जब हम उस इशू पे जाएंगे आपको यहीं से दिखा देता हूँ। सो जब हम अगर 2-3 बंदों ने ऐड कर दिया तो उससे एक दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इशू पे जाऊंगा तो यहाँ पे जो 0 कमेंट्स हैं, यहाँ पे जितनी भी लोगों ने उसका फिक्स लिखा है, जितनी भी लोगों ने उसका कोड लिखा है, तो यहाँ पे वो मुझे आएगा कि ये पुल रिक्वेस्ट ये वाला, ये और ये जो 3 या 4 जितनी भी है ये इसके फिक्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे फिर दूसरा फ़ायदा ये होगा कि मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो मुझे उससे ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने इसके लिए फिक्स बनाया। सो ये यहाँ पे तो कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं बनी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे शो होता है, इस कमेंट्स के साथ ही आगे शो होता है कि ये वाले जो रिक्वेस्ट आए हैं ये इस कोड का, इस इशू के फिक्स हो सकते हैं। सो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने पुल रिक्वेस्ट बनाई है और कौन सा बेस्ट है, तो उस बेस्ट को ही आप मर्ज कर देते हैं। सो ये एक दूसरी ये आप कह सकते हैं एक दूसरे गिटहब एक दूसरे, और जो अगर आप क्लोज करके वो जो मैंने वो नंबर लिखा था, अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके साथ आप एक इसका दूसरा मेथड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पुल रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं लिंक्ड इशू। तो अगर आपने ये इशू खुद बनाया है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि आप उसको लिंक कर दें, तो यहाँ पे आप उसका नंबर लिखते जस्ट और उस इशू का जो नंबर होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाला जो इशू है ये इसका फिक्स है तो मैं यहाँ पे आऊँगा इस पे और यहाँ पे मेरे पास ये नंबर शो होगा 17632, यहाँ पे भी वही नंबर शो है। तो ये एक यूनिक नंबर होता है और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा, अगर मैंने ये रिपोजिटरी ये पुल रिक्वेस्ट बनाया हो तो उसको मैं वहीं पे ऐड कर दूँगा 1762 और उसको मैं दूँगा। सो उससे होगा कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस वाज रेफरेंस्ड और नीचे ये उसका पुल रिक्वेस्ट है
और उसी के साथ ही उसकी उसका जो इशू है, तो जैसी ही रिक्वेस्ट मर्ज हो गई है उसके साथ वो इशू भी क्लोज हो गया है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको मैनुअली उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। सो जब आप एक इशू का मर्ज कर देते हैं वो रिक्वेस्ट को, तो आपका इशू भी ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है। उसके बाद है डिलीट मर्ज ब्रांचेस। सो ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो कोड है, आपकी जो रिपॉजिटरी है वो साफ़ हो। सो आप अगर इमेजिन करें कि आपके डेस्कटॉप में 3 या 4 फोल्डर्स हो, और फिर आप दूसरी तरफ इमेजिन करें कि आपका डेस्कटॉप फुल जो है तो फोल्डर्स से भरा पड़ा हो, और उसमें भी जो फोल्डर्स है वो स्पैम के हो या फिर आप यूज़ ना करते हो। तो इस तरह ब्रांचेस भी है। इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन इससे ये है कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती है और एक ऐसा कोड आ जाता है आपकी रिपॉजिटरी में जो आपको कभी चाहिए नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जो इस कोड में ये जो रिपॉजिटरी है उस पर आपके पास है 204 ब्रांचेस, और दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ 5 ब्रांचेस है। अब ये 204 ब्रांचेस जो है, इसमें बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जो किसी ने कोड किया है, उस कोड को मर्ज किया है, और उसके बाद वो ब्रांच जो है हमें ज़िंदगी में नहीं चाहिए कभी। सो वो ब्रांच जो है वो ऐसी ही वहाँ पे है जिसको हमने कभी भी यूज़ नहीं करना। सो एक बेस्ट प्रैक्टिस उसकी ये है कि जब आप कोड को मर्ज कर देते हैं तो उस ब्रांच को आप डिलीट कर दें। सो जब आप किसी कोड को जो कोई कोड होता है वो जब आपके पास मर्ज हो जाता है तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि पूरी बस मर्ज हो गई है और क्लोज हो गया है। तो अब अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये बटन होता है डिलीट ब्रांच। तो जब भी आपकी ब्रांच मर्ज हो जाती है तो आप जस्ट यहाँ पे वो डिलीट ब्रांच का बटन दबा दें, तो उससे ये होगा कि आपकी जो ब्रांच होगी वो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब ये एक एग्जांपल है ब्रांचेस की, ये मैंने उठाया है रिएक्ट नेटिव की रिपॉजिटरी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एक स्टेबल ब्रांचेस दी हुई हैं, एक उनकी जो स्टेबल वर्जन्स आए हैं 0.5, 0.6, 0.7 एंड सो ऑन, उन्होंने हर एक स्टेबल वर्जन का अपना अपना एक ब्रांच बनाया। सो ये भी नहीं है कि आपने हमेशा एक ही या दो ही ब्रांच रखने हैं या एक ही ब्रांच रखते हैं हमेशा मास्टर का, आप इस तरह भी रख सकते हैं। अब ये एक यूज़फुल चीज़ है कि उन्होंने एक स्टेबल ब्रांचेस जो है उनकी अपने अपनी ब्रांचेस बनाई, लेकिन अगर आप कोई अपना एक छोटा सा फिक्स ऐड कर देते हैं और उस फिक्स को आप मास्टर में पुश कर दें, तो उस फिक्स की अपनी एक होल ब्रांच बना के रखना वो यूजलेस है, क्योंकि वो छोटा सा फिक्स है, वो हो चुका है, उसको आप रिमूव कर दें। तो ये जो है ये इस तरह कोई ये नहीं है कि आपने हमेशा ही एक ही ब्रांच रखनी है, आप उसको आप इस तरह के स्टेबल जो वर्जन्स हैं आपके पास वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो ये है कि आपने हमेशा गिट इग्नोर यूज़ करने। सो ये आपके पास जब भी आप कोई गिट की रिपॉजिटरी बनाते हैं लोकल फाइल पे, जो आप गिट इनिट करते हैं, तो आप एक फोल्डर बनाते हैं .git-ignore के नाम से। कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती, उसका सिर्फ नाम होता है .git-ignore। जब आप वो फोल्डर बनाते हैं उसमें आप कुछ नेम्स ऐड कर देते हैं फोल्डर की या फाइल्स के। उन नेम्स के उस फोल्डर में जो नेम्स होंगे, उस फाइल में जो नेम्स होंगे, वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है। तो उसमें जो नेम्स होंगे, वो जितनी भी फोल्डर्स और जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब जब भी आप कोड पुश करेंगे तो वो सब जो है तो आपकी रिपॉजिटरी में नहीं जाएंगे, आपकी गिटहब पे नहीं जाएंगे। सो उसका वो हमें क्यों करना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा है, वो ये है कि अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट अगर आपने तो नोड मॉड्यूल्स का, सो नोड मॉड्यूल्स आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुझे भी याद है कि मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसका इनिशियल साइज़ कोई 5 to 10 MB था, लेकिन जब मैं उस पर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करता था तो उसका साइज़ कोई 5 GB से ऊपर चला जाता था। तो वो इतनी ज़्यादा पैकेजेस उसमें इंस्टॉल हुए थे। सो इमेजिन करें कि आप कहीं पे आप 5 MB का डेटा गिटहब पे अपलोड करें और दूसरी जगह पे आप 5 GB का डेटा जो है गिटहब पे अपलोड करें, तो वो कितना ज़्यादा टाइम डिफरेंस होगा। सो जब आपने इस तरह की जो फोल्डर्स है, जिस तरह नोड मॉड्यूल्स हो गया या डेस्टिनेशन हो गया, उसको हमेशा आपने गिट इग्नोर में रखना है ताकि वो चीज़ें जो है वो आप अपलोड ना करें। क्योंकि अब नोड मॉड्यूल्स ऐसा फोल्डर है कि जो हमने जब आप कोई रिपॉजिटरी पुल कर देते हैं अपने वेबसाइट गिटहब रिपॉजिटरी से लोकली,
तो आप जस्ट उस पर जाते हैं और लिखते थे npm install, तो जितने भी आपके नोड मॉड्यूल्स होते हैं वो वहीं पे इंस्टॉल हो जाते हैं। आपको उसको पुश करने की और पुल करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे हमेशा जब भी आप हमेशा हर दफ़ा आपने क्योंकि आपका जो कोड होगा वो आपने दिन में, अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस पे काम कर रहे हैं तो आपने दिन में कम से कम 2 या 3 दफ़ा तो आपने उसको पुश करना होगा। तो अगर आप 2-3 दफ़ा 5-5 GB की फाइल्स अपलोड करते जाएंगे तो वो आपके लिए मुसीबत होगी। तो उससे अच्छा है कि आप वो 5 या 4 MB जितना भी है उसको आप सिर्फ पुश करते जाए। और नोड मॉड्यूल्स जो है वो आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर दिए, उसके बाद आपको जब भी आप पुल करेंगे तो वो सिर्फ अपडेटेड फाइल जो होगी वो आपके पास ऐड होगी। तो अगर आप उसको .get-ignore में ऐड कर देंगे तो आपके पास वो नोड मॉड्यूल्स नहीं आएगा और आपके साथ सिर्फ दूसरी फाइल्स आएंगी जो आपको ज़रूरत है। और ये इस तरह उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो फाइल्स है, अब जिस तरह ये एक फ़ाइल है तो उस तरह ये भी एक फ़ाइल है .get-ignore, और उस get-ignore में ये कुछ नाम है कि /disk जो डेस्टिनेशन होती है, या /tmp out-tsc या node_modules। तो जितनी भी जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे वो जितनी भी नाम होंगे वो गेट देखेगा कि get-ignore में जो जो नाम है उस नाम का जो जो फोल्डर या फाइल है उसको वो इग्नोर कर दे, और उसके अलावा जितनी फाइल्स हैं उसको पुश कर दे रिपोजिटरी में। सो इससे आपका जो कोड होगा उसमें एक्स्ट्रा फाइल जो है वो ऐड नहीं होंगे। ये थे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ बेसिक्स थे जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो मैंने देखा था अभी उस पे, क्या कहते हैं, इसी पे था आमना का। आई डोंट नो आमना स्टिल हियर और नॉट, कि अगर कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं तो हम गिट्स क्यों इंस्टॉल करें। तो देखो, हम CMD से कर रहे हैं, ठीक है। गिट डाउनलोड करने का फ़ायदा ये कि वो अपना एक CMD भी साथ दे रहा है, तो आप डायरेक्ट विंडोज़ के टर्मिनल से भी सारी ऑपरेशंस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इट्स ऑल द सेम, मतलब जो कमांड्स मैंने बताई इट्स द सेम, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होगा। उसी तरह वहाँ पे यूज़ करें। बस एक गिट बैश का ये है कि वो डायरेक्ट लिंक राइट क्लिक करके आप खोलो, उसी फोल्डर में वो बन जाता है, ठीक है। टर्मिनल खोलोगे, यू हैव टू डिफाइन द पाथ, ठीक है। सारी चीज़ें, एक दो प्रोसीजर और है, एक अदर स्टेप और है, ठीक है, एंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। कोई मतलब उसमें चेंजेस और नहीं है। तो गिट डालना ज़रूरी है, चाहे टर्मिनल से करें आप, जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो वाला, किसी भी टर्मिनल से, मैक का हो या लिनक्स का हो या विंडोज़ का हो, या बस ये है कि जब आप गिट डालते हो तो साथ उसका एक अपना CMD आ जाता है, जो कि मतलब आप यूजली यूज़ करो तो वो थोड़ा सा आपके 2-4 सेकंड्स और बचा लेगा। सो दैट्स मतलब कि उस पॉइंट को मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ। सो किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज़ यार, वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ मैं और शेयर करूँगा, वो ये है कि मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई थी कुछ अर्से पहले, और वो मैंने बनाई ही इसलिए थी कि आप जो हैं सारे लोग जो है ना उसको, मतलब ओपन बनाई थी कि कोई भी उसको एक्सेस कर सके। मैं वो खुद भी आज तक यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत में पड़ती है। मतलब मैं कोई कमांड भूल जाऊँ तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको रिपॉजिटरी दिखाता हूँ, वो लिंक आप देख लें। और वो जो है ना, मतलब मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। अब अगर मेरी प्रोफाइल पे जाए ना आप, github.com/mkumail1, ये आप कहीं भी लिखेंगे तो मेरी रिपॉजिटरी की वो खुल जाएगी, ठीक है। बस आपने ये करना है कि जो उसकी जो पहली मैंने एक चीट शीट बनाई थी गिटहब की, आज से काफ़ी अर्से पहले, जस्ट ओपन दैट। इसमें सारी फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स गिटहब की जितनी भी है ना, वो इसमें पड़ी हुई है, और विद डिस्क्रिप्शन, सारी एक्सप्लेनेशन है। तो ये मैं खुद भी आज भी कोई चीज़ भूल जाऊँ तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये है कि इट्स अ रेलिवेंट थिंग। अगर आपने इसको सेव करनी है, अपने पास रखनी है, जस्ट डू दिस। ये रिपॉजिटरी खोलोगे, जो भी लिंक है, और यहाँ पे इसको स्टार कर दो, जस्ट स्टार दिस, ठीक है। वंस यू स्टार्टेड, ये आपकी अपनी उस पर भी सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वंस यू स्टार दिस, आपके ना स्टार्स ये इधर सेव हो जाएगा, ठीक है। और बस आप उसको कभी भी उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। किसी और का कुछ क्वेश्चन है, वी आर ओपन टू क्वेश्चंस वंस अगेन, कोई सवाल हो, कुछ भी हो।